बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान और इन एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, आज जब मैं सुबह ऑफिस आ रही थी तो स्मोक की वजह से आपको पता है कि इस टाइम जैसे ही मौसम चेंज होता है तो स्मोक के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा आपको एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, सेकेंडली हमारे तो ट्रैफिक के जो इस टाइम जो है वो भी बड़े बुरे हालात हैं और उसके साथ साथ जो है स्मोक में उसमें ज़्यादा मजीद इजाफा होता है जिसमें सांस लेने की बीमारियां जो हैं वो बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। स्पेशली सुबह बच्चे स्कूल भी जा रहे होते हैं। अच्छा, जो लोग वर्किंग पे आप कहें कि जिन्होंने जॉब पे जाना होता है वो जा रहे होते हैं, बाइक पे होते हैं, साइकिल पे होते हैं, तो उनको बहुत एहतियात करनी चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करें ताकि आप सांस की बीमारियों से जो है वो बच सके। तो लिहाजा जब भी मौसम चेंज हो रहा हो तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और ये मौसम जो है वो क्योंकि अभी मौसम इस तरह का है कि समझ नहीं आ रही कि गर्मी है या ये सर्दी है, हम लोग अभी इसी कशमकश में ही पड़े हुए हैं। लिहाजा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर राना बिलाल यूनुस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप राना? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हम बिलाल से इनकी भीड़ से रिलेटेड बात करेंगे। आपको पता है कि इस टाइम जो है गैस की कीमतों में भी जो है उसमें इजाफा कर दिया गया है। अच्छा, उसके साथ साथ जब भी सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में आपको पता है कि गैस हमें कहीं पे भी नजर नहीं आती, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। और दीगर जो है इस टाइम रेलवे स्टेशन के हवाले से क्या सूरत हाल चल रही है, ये तमाम चीजें इनकी भीड़ से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही आपको बता दूं बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ है, बहुत ही कलरफुल ड्रेस है। ये है जी हमारी हैं फिजा बोसन डिजाइनर, ये उनका ड्रेस है। आप उनके पेज को भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फिजा बोसन के नाम से उनका पेज है, लाजमी फॉलो करें। जैसे आजकल मैं आपको बताऊं कि शादियों का सीजन है तो बहुत ही खूबसूरत ब्राइडल कलेक्शन उनकी आई हुई है और पार्टी वेयर्स हैं, कैजुअल ड्रेसिंग तो उनकी आप मुझे देख ही रहे हैं, मैं वेयर कर रही हूँ साथ साथ, तो लिहाजा आप उनको फॉलो कर सकते हैं जी। अच्छा जी, और इसके साथ ही सबसे पहले हम जान लेते हैं, जिस तरह गैस की कीमतों के हवाले से बात कर लेते हैं कि इस टाइम पहले आता था गैस का बिल आपका 150 या 250, इससे ज्यादा आपका बिल जो है वो नहीं आता था। अभी गैस की कीमतों में भी एक बार फिर इजाफा हुआ है और आपके बिल जो है अब 1000 से ऊपर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ही। अच्छा, फिर गैस के हवाले से बताएं तो लोड शेडिंग उसकी तो रहती है, कभी है मुयस्सर है कभी नहीं है, तो शहरियों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल आसमा, देखें मुसलसल बिजली की और पेट्रोल की कीमतों में तो इजाफा हो ही रहा था। देखा आपने पिछले महीने, गुज़श्ता महीने बिजली की कीमतों में जो है मुसलसल 4 से 5 बार इजाफा किया गया। अब जो है गैस की कीमत में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो है वो तकरीबन 172% से ज़ायद जो है वो इजाफा किया गया है। ये बड़ा इजाफा किया गया है, घरेलू सार्फिन के लिए जो है वो बुरी खबर है। अब देखें हमेशा से इसमें अगर हम बात करें कीमतों के इतलाक के हवाले से, तो ओगरा की जानिब से जो तजवीज़ दी गई थी वफाकी हुकूमत को, वो जो है 1 नवंबर से जो है इसका इतलाक होना था। कल से जो है इसकी कीमतों का इतलाक कर दिया गया है। अब जैसे आपने बात की कि जो घरेलू सार्फिन थे जिनकी घरों में गैस जो खर्च करते थे खाना पकाने के लिए, उनका घर का बिल आता था तकरीबन 150-200 रुपये बिल आता था। अब वही बिल जो है ये कीमतें बढ़ने से जो है तकरीबन 2-3 हज़ार रुपये बिल जो है वो पहुंच जाएगा। लोगों के लिए बिजली के बिल अदा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुए थे, अब जो है गैस के बिल इतने ज़्यादा आ जाएंगे कि लोगों को और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब इसके हवाले से अगर मैं तफसील से बताऊँ आपको, तो तकरीबन हुकूमत ने एक कैटेगरीज रखी गई हैं इसमें गैस की कीमतों में जो इजाफा किया गया है। तकरीबन 57% जो है सार्फिन जो है वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आते हैं, जिनकी कीमतों में गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया, बल्कि जो फिक्स चार्जेस लगते थे 10 रुपये लगाए जाते थे सुई गैस की कंपनियों की जानिब से, अब उसको 10 रुपये को बढ़ा के जो है वो 400 रुपये तक कर दिया गया है। अब जो है गरीब आदमी जिसके लिए 2 वक्त की रोटी पूरा करना इस महंगाई के दौर में, जो महंगाई की चक्की में पिसा हुआ है, उसके लिए पूरा करना मुश्किल हुआ था। और वो गैस की इतने ज्यादा बिल कहां से अदा करेगा? एक तो गैस का बिल होगा, ऊपर से जो ये जो फिक्स चार्जेस आयद किए गए हैं वो उसके लिए अदा करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब हुकूमत इस हवाले से यही मौक़िफ़ अपनाती है कि अगर ये जो गैस की कीमतों में इजाफा किया गया है, अगर ये ना किया जाता तो जो पेट्रोलियम सेक्टर के ऊपर गर्दिशी कर्जा था ऑलरेडी, वो तकरीबन 400 अरब रुपए जो है वो मजीद बढ़ जाता कर्जा, अगर ये जो इजाफा ना किया जाता।
अब अगर मैं इसके बारे में बताऊं, तकरीबन ये जो कैटेगरी रखी गई है, इसमें जो घरेलू सार्फिन है, जो 25 मुकाब मीटर से लेकर 90 मुकाब मीटर तक जो है वो गैस इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर ये जो है 172% से जो जायद इजाफा किया गया है वो इजाफा लागू नहीं होगा, बल्कि उनके ऊपर जो है जो फिक्स चार्जेस आयद किए गए हैं 400 रुपए तक मुकर्रर किए गए वो लागू होंगे। अब इससे तकरीबन 43% आबादी जो है सार्फिन जो है जो गैस इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर जो है 172% से ज्यादा जो इजाफा किया गया वो लागू होता दिखाई देगा। अब देखिए इससे ये होगा कि जो 25 मुकाब मीटर तक गैस इस्तेमाल करता था उसका जो 200 रुपये फी जो है वो MMBTC जो मुकर्रर किया गया था, अब वो बढ़कर 200 से जो है वो 300 रुपये तक चला जाएगा। मेट्रिक मिलियन ये थर्मल यूनिट है जो ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इसमें जो है इजाफा किया गया है। इसी तरह अगर हम घरेलू सार्फिन के अलावा जो है अगर हम बात करें तंदूर, जो तंदूर पे गैस इस्तेमाल होती है, हमारे सीमेंट सेक्टर में गैस इस्तेमाल होती है, या पावर सेक्टर में या और हमारी सनतों में गैस इस्तेमाल होती है। जैसे तंदूर की जो गैस की कीमत थी वो पहले जो थी वो 400 रुपये फी MMBTU मुकर्रर की गई थी, अब वो जो है 200 रुपये बढ़ाकर जो है वो तंदूर की गैस की कीमत जो है वो 600 रुपये जो है वो MMBTU मुकर्रर की गई है। इसी तरह पावर प्लांट्स की जो है वो 1050 रुपये MMBTU मुकर्रर की गई है। इसी तरह जो है अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो सीमेंट सेक्टर में जो है वो 4400 रुपये जो है MMBTU मुकर्रर की गई है। इन्होंने ये फिक्स रेट्स मुकर्रर किए हैं। इसी तरह जो CNG का था उसको भी जो है तकरीबन बढ़ाकर 3600 MMBTU तक ले गए हैं गैस की कीमत को। इसी तरह जो हमारी बरामदी सनतें थी और गैर बरामदी सनतें थी उनकी कीमतों में भी जो है वो MMBTU में इजाफा किया गया है सुई गैस की जानिब से। अब आपने इसी तरह बात की लोड शेडिंग के हवाले से, एक तो गैस की कीमतों में इजाफा किया गया है सुई गैस की वफाकी हुकूमत की जानिब से, दूसरी तरफ जो है लोगों को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। अब आजकल अभी मौसम सरमा प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ तो लेकिन लोगों को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है पिछले एक महीने से इसी तरह। अगर मैं मुल्तान शहर की बात करता हूँ तो मुल्तान शहर के बहुत से ऐसे इलाके हैं, जैसे आप अंदरून में चले जाएं, गुलगश्त में चले जाएं, रूरल एरियाज में चले जाएं, मुल्तान रीजन के जो इलाके हैं उनमें जो है वो गैस आती ही नहीं है। बिल तो आते हैं लेकिन गैस नहीं। लोग यही शिकवा करते हैं जी, एक तो जो कनेक्शन लगवाए हुए हैं ये ना होने के बराबर हैं। लोग महंगी LPG इस्तेमाल करते हैं, लोग महंगी लकड़ियाँ लेकर इस्तेमाल करते हैं, गैस के महंगे महंगे बिल भी अदा करते हैं। लेकिन एक तरफ ये सारी सूरत हाल है, लोग जो है अब सुबह के औकात जो है लोगों को, ख़ास तौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों को, ऑफिस जाने वाले लोगों को जिन्होंने खाना नाश्ता करके सुबह जाना होता है घर से, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि हर घर में गैस इस्तेमाल हो रही होती है तो एक तो उसका प्रेशर का बहुत ज़्यादा इशू आता है इतनी, क्योंकि अच्छा लोगों ने जो है वो दूसरा एक तरीका इस्तेमाल किया हुआ, अगर किसी की गैस कम आ रही है तो वो कंप्रेसर का इस्तेमाल करके अच्छा तो दूसरों को भी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसी है। अब देखिए कंप्रेसर, अगर एक सोसाइटी है उसमें तकरीबन 100 घर है तो उसमें से तकरीबन 20 लोगों ने अगर कंप्रेसर इस्तेमाल किया हुआ है तो जो 80 घर है उनको बिल्कुल भी गैस नहीं जाएगी। जो कंप्रेसर इस्तेमाल करेंगे एक तो वो दूसरे लोगों का भी हक खाएंगे, दूसरा जो है उससे अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल गैस के सिलेंडर फट जाते हैं, इस तरह के वाकयात होते हैं, लोगों के घर जल जाते हैं। ये कंप्रेसर इस्तेमाल करने से अक्सर जब गैस पाइप में खड़ी रहती है, जब वो सक करती है गैस, तो अक्सर जो है इस तरह के वाकयात भी होते हैं। ये भी एहतियाती तदाबीर लोगों को अपनानी चाहिए कि जी ये जो कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं ये ना करें, क्योंकि इससे हादसा भी हो सकता है, कोई जानी माली नुकसान भी हो सकता है और भी लोगों का जो है वो नुकसान होता है। अच्छा, इसके साथ साथ गैस के हवाले से मतलब सिलेंडर्स के हवाले से इन्होंने स्कीम जो है वो की थी, उसके ऊपर कितना अमल दरामद हुआ? क्या सिलेंडर्स उनको लोगों को मिले भी हैं या बस एक सिर्फ उस हद तक था कि हाँ लोगों को अवेयर किया जा रहा था? बिल्कुल, पिछले साल भी सुईद नादन गैस कंपनी की जानिब से 1 नवंबर से ये जो स्कीम स्टार्ट की गई थी सिलेंडर प्रोजेक्ट, जो जिन लोगों के पास देखे ना आज तकरीबन 2 साल हो गए हैं तकरीबन सुई गैस के कनेक्शन नहीं लग रहे। हुकूमत की जानिब से जो है वो सुई गैस के कनेक्शन लगाने पर पाबंदी आयद की गई है।
उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, और ये जो लोड शेडिंग का मसला आ रहा है या गैस के कम प्रेशर का मसला आता है, उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां थी पाकिस्तान में स्वी गैस के हवाले से, उन्होंने ये सिलेंडर प्रोजेक्ट्स बनाए थे। उसमें जो है था वो, लेकिन पिछले साल तो खैर लोगों ने उसको अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई गई स्वी नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से, लेकिन लोग उस चीज़ के हवाले से अवेयरनेस नहीं थी लोगों को, वो ज़्यादा उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा नहीं सके। अब उससे ये फ़ायदा था कि लोगों को एक तो जो गैस होती है बाहर की निस्बत जो दुकान से परचेज़ करते हैं, एक तो उसकी निस्बत वो गैस भी अच्छी होती थी, जो सिलेंडर होता था उसका जो मटेरियल होता था वो भी पायदार होता था सिलेंडर का, कि फटने का भी खतरा नहीं होता था। बाहर की निस्बत जब बाहर से परचेज करते थे सिलेंडर, उसका जो सिलेंडर जो था फटने का खतरा भी होता था। इसी तरह जो ओगरा का रेट मुकर्रर किया गया, का तो एतबार ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। ओगरा को जो रेट मुकर्रर किया गया है स्वी गैस के हवाले से, उसी रेट के मुताबिक दी जा रही थी। इस साल भी इसी गैस बहरान से निपटने के लिए जो है वफाकी हुकूमत ने तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो है स्वी गैस की, उनको यही हिकमत अमली अपनाने की हिदायत की है कि आप ये जो सिलेंडर प्रोजेक्ट था इसको बाकायदा तौर पर जो है कंटिन्यू रखें। इस बार जो पिछले साल ये था कि जो भी फ्री होम डिलीवरी मिल जाती थी बगैर किसी खर्चे के, इस साल इन्होंने जो अगर घर में अगर आपने डिलीवरी लेनी है सिलेंडर की तो उसका भी आपको खर्चा अदा करना पड़ेगा। फिर एक तो सिलेंडर की कीमत, जारी सी बात है कि जैसे कि गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है घरेलू सार्फिन के लिए, इसी तरह एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया। तो अब देखिए क्या बनता है, अभी तो स्टार्ट हुआ है कि आगे क्या चलता है इस सिलेंडर पर। शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है इस हवाले से? शहरियों का देखें, ये शहरियों के लिए अच्छी बात है, अच्छी खबर है कि गैस कंपनियों की जानिब से सिलेंडर दिए जा रहे हैं। एक तो ओगरा के रेट के मुताबिक लोगों को गैस मिलेगी, दूसरा सिलेंडर अच्छा मिलेगा, थर्ड जो है ये है कि जो फ्री डिलीवरी थी उसको ख़त्म करके वो चार्जेस में आयद किए गए हैं। जाहिर सी बात है, वैसे भी इस हवाले से देखें तो सिलेंडर को तो कुछ लोग ज़्यादा इसको अप्रिशिएट नहीं करते कि सिलेंडर, लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ सिस्टम की खराबी की वजह से जो है वो आज तक ठीक नहीं हो सकी। अच्छा, इसके साथ साथ जो है हम बात कर लेते हैं, मैपको के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि इससे हम लोग पहले तो लोग अभी तक बिजली के बिलों की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा, अभी एसी तो चल ही रहे हैं क्योंकि मौसम जिस तरह हमारा अभी जो है वो चेंज नहीं हो पा रहा उस तरीके से। तो हम अभी क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि मैपको के जो सार्फिन हैं उनका क्या रद्द अमल है, और साथ साथ जो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, करप्शन तो आपको हर जगह नजर आती है। बिल्कुल ऐसी इस हवाले से देखें तो हम बिजली चोरों के हवाले से बात करें तो कितने यहाँ पर इस पे एक्टिविटीज की गई, लोगों के सामने भी लाई गई। आप कवरेज करते रहे हैं, इसमें बताएं कितनी सच्चाई है कि लोगों को उस पर कितने जुर्माने हुए, वाकई आया पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, क्या सोचते हैं? बिल्कुल आसमा, आपकी बात ठीक है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हदायत पर जो था बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का जो बिला इम्तियाज सिलसिला था वो जारी था। तकरीबन ये आज 55 दिन होने वाले हैं जो बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही हैं। अब इसके मुतबादल अगर हम देखें, पिछले दिनों मैंने वापडा टाउन सब डिवीज़न है मुल्तान में ही है मैपको की, उसमें मेरा जाना हुआ। वहाँ पे मैंने देखा एक तरफ तो मैपको के अपने ही मुलाजमीन जो है गरीब लोगों के ऊपर जो जिन्होंने अगर डायरेक्ट तार लगाई होती है या मीटर में टेम्परिंग की होती है या बिजली किसी और तरीके से चोरी कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ तो FIR भी हो जाती है, उनके ऊपर भारी जुर्माने भी कर दिए जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अब ये देखें, पिछले दिनों इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर जितने भी पावर सेक्टर के ऑफिसरान थे, मैपको थी, चाहे लेस्को थी, चाहे फेस्को थी, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है मैपको की, उनसे ये हलफ लिया गया कि वो ये हलफ दें कि वो ना ही तो करप्शन करेंगे, ना ही बिजली चोरी जो कर रहे हैं उनका साथ देंगे। अब वापडा टाउन सब डिवीज़न में मेरा जाना हुआ तो वहाँ पे मैंने देखा कि तकरीबन बाहर जो थी उस सब डिवीज़न के, एक तो इलीगल तरीके से बहुत सारी रेडियो लगवा रखी थी, उनके ऊपर जो थी अपनी ही सब डिवीज़न जो वापडा सब डिवीज़न के अहलकार थे उनकी सरपरस्ती में जो थे वो उन्होंने डायरेक्ट तारें लगवा रखी थी। उस पर मेरा जब जाना हुआ, मेरे ज़राए जो थे वहाँ के, उन्होंने मुझे बताया भी कि यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट तारें लगवा रखी हैं कुछ मैपको के एहलकारों ने, जिनकी सरपरस्ती में ये काम किया जा रहा है। उनसे जो है लाखों रुपए भी माहाना वसूल किए जाते होंगे ये जो डायरेक्ट तारें।
अब देखिए गरीब आदमी पे तो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, इसमें अक्सर आपकी बात ठीक है कि जो मैप्को के अगर एहलकार जो हैं वो अगर इस बिजली चोरी में इन्वॉल्व ना हो तो बिजली बिल्कुल भी चोरी नहीं हो सकती। क्योंकि देखें कि हर महीने अगर मीटर रीडर ने जाना है या मीटर इंस्पेक्टर ने कहीं साइट विजिट पे जाना है तो उसने मीटर तो चेक करना ही करना है। तो वो चेक करेगा जी आया कि इसके घर में का कितना बिल आ रहा है, इस महीने कितना था, उससे गुज़श्ता माह कितना था या अगले माह कितना आ रहा था, वो सारी चीज़ें पता चल रही होती हैं। इसके बावजूद भी बिजली चोरी हो रही होती है। अब अभी भी कहाँ भी यहाँ पे देखें आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे ख्याल में जो शायद कुछ कैमरा के सामने आ गए हैं और कुछ अभी कैमरा के पीछे हैं। बिल्कुल ऐसे। अब देखिए आपने बात की अवामी रद्दी अमल की, इस हवाले से बिजली के बिलों के हवाले से, इस हवाले से कई जो आम लोग हैं वो भी एहतजाज कर चुके हैं। किसान इत्तेहाद के कई तंजीमें जो हैं वो एहतजाज कर चुकी हैं। जहाँ जहाँ जो है वो यहाँ पे मैप्को हेडक्वार्टर्स के बाहर कई एहतजाज हो चुके हैं इसी हवाले से, बिजली के बिलों के हवाले से कि बिजली के बिलों के ऊपर जो है वो एक तो बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं, दूसरी तरफ से जो है वो टैक्सेस जो है वो बेजा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं जिनका कोई पता ही नहीं है आम आदमी को कि क्यों टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ जो है जिन लोगों ने एक माह का बिल नहीं अदा किया हुआ उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अब पहले ये होता था कि जब सख्ती नहीं थी तकरीबन 2 माह का जो बिल नहीं अदा करता था उसके लिए भी राहत हो जाती थी कि उसका घर का मीटर नहीं उतारा जाता था। अब जो है ऊपर से जो है पावर सेक्टर की तरफ से भी, वज़ीर आज़म की तरफ से भी ये हदायत हैं जी कि जो नादहिंदगान है, जिन लोगों ने रिकवरी नहीं दी हुई उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। अब देखिए किसान लोग हैं जिन लोगों ने जिनकी 6 माह बाद फसल आनी है वो कहाँ से बिजली के लाखों रुपया बिल अदा करें, उनके ऊपर जो है वो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा एहतजाज हो चुके हैं। वो अब हुकूमत भी उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आए रोज़ कई बार एहतजाज हुए लेकिन आए रोज़ जो है अब देखें सुई गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, बिजली की कीमतें बढ़ जाती हैं, गरीब आदमी जो है वो पिस के रह गया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके साथ साथ फिर हम बात कर लेते हैं रेलवे स्टेशन के हवाले से भी। अभी करंट क्या सिचुएशन चल रही है रेलवे स्टेशन की? रेलवे स्टेशन पे मैडम देखिए अगर सूरत हाल के हवाले से बात करें तो सूरत हाल तो नाकसी होती है, नाकसी नज़र आती है हमें ओवरऑल ही। लेकिन रेलवे ने एक अच्छा, पाकिस्तान रेलवे की तरफ से एक अच्छा इकदाम किया गया है कि तमाम पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन पर जो हैं, जो बड़े रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन जो हैं वो नस्ब की गई हैं। अब वो इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन से वो ये फ़ायदा होगा कि जो मुसाफिर ट्रेन पर सफ़र करते थे, जिनको टिकट बुकिंग ऑफिस जाकर टिकट बुक करवानी पड़ती थी पहले या पैसे लेके जाना पड़ते थे, अब वो जो है जो मशीन नस्ब की गई है उसके साथ एक स्क्रीन भी नस्ब की गई है। उस मशीन से ये फ़ायदा होगा कि जिन लोगों के अकाउंट में पैसे होते थे, बैंक अकाउंट में जैज़ कैश या इजी पैसा, वो बाहर कहीं जाके किसी आम रिटेलर से टिकट खरीद करते थे, उसके ज़ायद पैसे देते थे। अब उसको ये फ़ायदा हो जाएगा कि वो वहीं से जो है फौरी तौर पर 2 मिनट की दूरी में जो है वो अपनी टिकट बुक करवा सकेगा। थर्ड जो है उसके साथ जो इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन के साथ जो है एक स्क्रीन भी रेलवे पाकिस्तान की जानिब से नस्ब की गई है। उस पर ट्रेनों के शेड्यूल के हवाले से, ट्रेनों में बुकिंग के हवाले से, ट्रेन कहाँ पे पहुंची है उस हवाले से मुसाफिरों को काफ़ी ज़्यादा खदशात रहते थे। इंफॉर्मेशन सेल जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आता था मुल्तान स्टेशन पे। अब ये हो गया है कि वो स्क्रीन पे जो है मुसाफिर जो भी आएगा वो चेक कर सकता है जी कि आया कि अगर उसने किसी भी ट्रेन पे जाना है तो वो अपनी ट्रेन को चेक कर सकता है जी कि ट्रेन कहाँ पे पहुंची है, उसमें कितने मुसाफिर हैं, इसमें मेरी बुकिंग हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। तमाम डिटेल्स जो है वो शो हो जाएंगी इसमें। ठीक है। अच्छा, ट्रेन की थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं। जिस तरह सफाई के हवाले से हमने देखा कि हमेशा ट्रेनों में जो है लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं, उस हवाले से कितना काम हुआ है उसको बेहतर करने में? देखिए जो इस बार डीएस रेलवे आए हैं महमूद रहमान लाखू, इनकी जानिब से जो है वो कोशिश तो की जा रही है कि चीज़ों को बेहतर करने की, लेकिन जब भी बात होती है बजट के हवाले से बात होती है कि जो इनके पास, जैसे आपने स्टेशन की सूरत हाल की बात करी, ट्रेनों की जो सूरत हाल है, ट्रेनें काफ़ी ज़्यादा तखीर के साथ। अब देखो हमारे जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनका ही बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब रेलवे ट्रैक जो है तकरीबन आज से तो नहीं, तकरीबन 200 साल पहले से जो है अंग्रेज़ दौर के जो है वो डले हुए हैं, वो उसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं।
रिपेयर करने की हमने कोशिश ही नहीं की या नया डालने की कोशिश ही नहीं की। आए रोज़ जो है इसी वजह से, रेलवे ट्रैक की वजह से हादसात होते हैं, जिससे जो है लोग अब ट्रेन पर सफ़र करने से जो है वो गुरेज़ा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते हैं। स्टेशन की सूरत हाल अब कुछ बेहतर है सफाई के हवाले से भी। हाँ, स्टॉल्स जो लगे हुए थे वहाँ पे फूड की जो सूरत हाल थी उसको भी बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। जो सिटिंग एरिया था उसके लिए भी जो पहले जो मुसाफिर आए होते थे उनके लिए जो वेटिंग रूम्स बनाए गए थे, पहले तो उनको ताले लगे होते थे, अब जो है उनको दोबारा से वो आवाम के लिए खोला गया है। अब जो है आसानी से वहाँ पे, जैसे सर्दियों होगी, सर्दियों में लोगों को काफ़ी ज़्यादा बाहर बैठने में परेशानी होती है, वो रूम्स में बैठ के अपना इंतज़ार कर सकते हैं ट्रेन का, जो भी ट्रेन आ रही है। सही है। अच्छा, ये तो जब तब तक होगा कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, हुकूमत हमारी स्टेबल नहीं हो जाती, ये तमाम इदारे भी शायद उस तरीके से प्रॉपर काम कर भी नहीं रहे, और जब हो जाएंगे तो शायद इनमें कुछ बेहतरी की उम्मीद हम रख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ कंट्रोल में बोर्ड के हवाले से भी बात कर लेते हैं। पार्किंग का इशू तो इस टाइम हम हर जगह देखते हैं, चाहे हम कचहरी चले जाएं वहाँ पार्किंग का इशू है, कहीं पे भी है, क्योंकि यहाँ पे एक तो हमारे रोड्स को भी इतना, रोड्स हमारे ख़राब हुए हैं और फिर रोड्स को इतना तंग कर दिया गया है, फिर तजावजात का भी बड़े मामलात हैं। इस हवाले से बताइएगा क्या इश्यूज चल रहे हैं? कैंटोनमेंट बोर्ड मैडम, आपकी हदूद में जितने भी पार्किंग स्टैंड थे, सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ये फैसला सुनाया था कि पाकिस्तान की हदूद में जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड होंगे उनमें जो पर्ची फीस वसूल की जा रही है, मोटरसाइकिल की चाहे गाड़ियों की। अच्छा, इसकी बात करते हैं बिलाल। नाज़रीन, हमने मुझे जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हाँ जी, हम पार्किंग के हवाले से बात कर रहे थे। पार्किंग के हवाले से कैंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में एक फ़ैसला दिया था कि जितने भी पार्किंग स्टैंड्स होंगे पाकिस्तान के कैंटोनमेंट बोर्ड में, उनसे जो है मोटरसाइकिल और कार की फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। अब जो है सिचुएशन इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आती है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को जो है वो हवा में उड़ाया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की कैंटोनमेंट, अगर मुल्तान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो पार्किंग स्टैंड्स बनाए गए थे, अब दोबारा से वहाँ पे जो है वो फ़ीस वसूल की जा रही है। अब अगर हम मोटरसाइकिल की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है मोटरसाइकिल की 20 रुपये और गाड़ी की 50 रुपये फ़ीस वसूली की जा रही है। अब कई बार जो है वो यहाँ के जो शहरी हैं उनकी जानिब से कई बार कैंटोनमेंट बोर्ड को दरख्वास्तें भी दी जा चुकी हैं कि इस हवाले से कि जो ये जो आम शहरियों से जो है इतने पैसे वसूल किए जा रहे हैं, लाखों रुपए जो इकट्ठा किया जा रहा है। एक तो ये ना तो कैंटोनमेंट बोर्ड को जा रहा है, ना ही तो ये किसी कौमी ख़जाने को जा रहा है। प्राइवेट आदमी जो हैं, अंजुमन ताजरान की जानिब से जो प्लाजे, अगर हम बात करते हैं मुल्तान में कैंटोनमेंट बोर्ड में जो माल प्लाजा है, यहाँ पे जो पार्किंग स्टैंड बनाया हुआ है, ये अंजुमन ताजरान की जानिब से चलाया जा रहा है, जो लाखों रुपए जो है वसूल कर रहे हैं। ना ही तो हर जगह है, बिल्कुल। अच्छा, फिर हर किसी ने अपनी मर्जी की भी ही इसके ऊपर जो है वो पर्चियां बनाकर और उसके ऊपर जो है, अच्छा, कुछ के ऊपर तो कीमतें लिखी भी नहीं है और वो अपनी तरफ से वसूल कर रहे हैं। अच्छा, किसी के ऊपर आप उन्होंने स्टैंप लगाई हुई है, इस तरह की हरकतें जो है वो बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। एक तो देखिए ना कि एक रजिस्टर्ड ठेका होता है कि जिसका प्रॉपर तरीके से ऑक्शन होती है, ऑक्शन के बाद ठेका लिया जाता है कि इसकी फीस जो है वो 10 रुपये होगी या 20 रुपये होगी या 30 रुपये होगी। अब एक कैंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में जितने भी ठेके हैं, ना तो इनकी ऑक्शन की जा रही है, ना ही तो इनकी कोई पर्ची का तयन किया गया है कि इतनी फीस होगी। अब इसके बावजूद जो है वो पैसे वसूल किए जा रहे हैं। अब कैंटोनमेंट बोर्ड को भी कई बार जो है लोग शिकायत कर रहे हैं, मैंने भी इस पर एक तफसीली रिपोर्ट बना चुका हूँ, कैंटोनमेंट बोर्ड को भी आगाह कर चुका हूँ, लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड की ये जो सरपरस्ती में जो है वो पार्किंग स्टैंड चलाए जा रहे हैं, उनकी जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अब शहरी यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि कैंटोनमेंट बोर्ड के जितने भी पार्किंग स्टैंड्स हैं इनकी पर्ची फीस जो है वो ख़त्म की जाए, तो क्यों ख़त्म नहीं होती। तो आला हुकाम से यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा इस चीज़ पे जो है वो एक्शन लिया जाए और इस पर्ची फीस को जो है वो ख़त्म किया जाए। अच्छा, इसके साथ साथ हम यहाँ पर देखें तो हमारी जो इंतज़ामिया है वो कितना रोल प्ले कर रही है?
देखें, जैसे कंटोनमेंट बोर्ड के अलावा अगर हम बात करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, अगर हम हस्पतालों की बात करते हैं, अगर हम प्लाज़ों की बात करते हैं, वहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बहुत सारे स्टैंड जो हैं वो मुल्तान के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आते हैं। इंतज़ामिया की तरफ से कोई रोल प्ले होता, चेक एंड बैलेंस नज़र नहीं आता। जो बाकायदा इंचार्ज मुकर्रर किए गए हैं इस चीज़ के हवाले से, जो पर्ची फीस की चेकिंग के हवाले से, अब देखिए इसमें भी जो है इंतज़ामिया के जो लोग हैं वो भी करप्शन करते दिखाई देते हैं। जो बहुत सारे ऐसे हमने प्लाजे देखे हैं, हॉस्पिटल्स देखे हैं जहाँ पे ये जो 10 रुपए अगर फीस मुकर्रर की गई है तो 20 रुपए ली जा रही है या 30 रुपए ली जा रही है। तो खत्म ही कर दिया है। अभी तो डायरेक्ट जो है वो 50 पे जाते हैं या 100 पे जाते हैं, तो ये तमाम चीजें चल रही हैं। अच्छा, इसके साथ ही हम पंजाब हाईवे की बात भी कर लेते हैं, जिसके डिपार्टमेंट के जो 2 बड़े प्रोजेक्ट थे वो अभी तक ताखीर का शिकार हैं, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल आसफा, पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की ये नाअहली है कि मुल्तान शहर के 2 बड़े प्रोजेक्ट जो थे, मंसूबे जो थे, वो अभी ज़ेरे इल्तवा हैं। इनमें एक तो नादराबाद फ्लाईओवर है, दूसरा हेड मोहम्मद वाला रोड को जो है वो डुअल किया जाना था। ये तकरीबन नादराबाद फ्लाईओवर को 2 साल हो गए हैं और हेड मोहम्मद वाला को जो है तकरीबन जो रोड को डबल करना था उसको 1.5 साल कंप्लीट हो गया। अगर सबसे पहले मैं अगर नादराबाद फ्लाईओवर की बात करता हूँ तो इस फ्लाईओवर को बनाने का मकसद भी यही था कि जो इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ जाने वाली ट्रैफिक थी, बड़ी ट्रैफिक गुजर कर जाती थी, या शेर शाह रोड पे अक्सर ट्रैफिक जैम रहने जैसे मसाइल थे, क्योंकि वहाँ पे तजावजात थे, रेडियाँ लोगों ने खड़ी कर रखी थी, वहाँ पे भी इंतज़ामिया नाकाम रही उन रेडियों को क्लियर करवाने में, वहाँ पे भी कुछ माफिया था, ये इतना ज़्यादा मजबूत था कि वहाँ पे किसी को भी हटवाया नहीं जा सका। अच्छा, पहले तो वो प्रोजेक्ट तो दिन रात उस पे काम हो रहा था, अब वो देखिए नादराबाद फ्लाईओवर जो उसको बनाने का मकसद भी यही था कि ये जो ट्रैफिक जैम रहती है या और बहुत सारे मसाइल थे इसको ख़त्म किया जाए। अब वो उसको बनते हुए तकरीबन 2 साल हो गए उस प्रोजेक्ट को। उसको ये महकमा पंजाब हाईवे की जानिब से, एक्सीएन की जानिब से ये दावे तो किए जा रहे थे कि इसको हम 1.5 साल की कलील मुद्दत में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ये जो 2 साल हो गए अभी तक। लेकिन मैंने खुद भी वहाँ का विजिट किया है, वहाँ के लोगों की शिकायत भी हैं, जो ताजर बरादरी है, जो वहाँ से लोग रोज़ाना की बुनियाद पर गुजर कर शहर की तरफ आते हैं, जो शहर से गुजर कर इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ जाते हैं, उनकी बहुत सारी शिकायत है कि तकरीबन 2 साल से जो लोगों का वहाँ कारोबार था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। जहाँ जहाँ इन्होंने फ्लाईओवर बनाया उसके साथ जो मार्केट थी, दुकानें थी, वो लोग जो है वो दुकानें छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, कारोबार लोगों का तबाह हो गया है। फिर दूसरी तरफ जो ठेकेदार है, जो प्राइवेट ठेकेदार है जिन्होंने वो बना रहे हैं उस फ्लाईओवर को, उनकी तरफ से भी जो है वो एक तो रोड को मट्टी डाल के मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मोटरसाइकिल सवारी अगर गुजरते हैं उस रोड से सिर्फ, ना ही तो कोई वहीं से रिक्शा गुजर के जा सकता है, ना कोई बड़ी गाड़ी गुजर के जा सकती है। मोटरसाइकिल सवार भी अक्सर कई बार जो है वो गिरे हैं वहीं से, क्योंकि वहाँ पे इतने बड़े बने हुए हैं तो प्रॉपर तरीके से अगर लोगों के घर भी हैं वहाँ पर, घर भी हैं, लोगों ने जाना भी है, रास्ता भी तो अच्छा। कुछ लोग तो ये सिर्फ इस चक्कर में कि शॉर्टकट की उसमें वो फिर ये अपनी उसमें भी थोड़ी सी उनकी अपनी गलती भी होती है ना कि अच्छा ठीक है काम हो रहा है, वहां से ना गुजरे, एक मुतबादिल रास्ता उन्होंने दिया है। उसका कोई मुतबादिल रास्ता भी देखे ना, कि अगर जिस ठेकेदार को या महकमा हाईवे की जानिब से गुलाम नबी हैं, एक्सीएन इनकी सरबराही में ये बनाया जा रहा है, उनको सड़क को क्लियर करवाना चाहिए, क्योंकि एक तो वहाँ पे जो गुजरने वाले लोग हैं, जो मट्टी जो फ्लाईओवर में इस्तेमाल हो रही है, मट्टी धूल उड़ती है, उससे लोगों को जो वहाँ के रहायशी हैं उनको सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। वो पानी पे मट्टी के ऊपर कई दिन जो है वो छिड़काव नहीं किया जाता, इस तरह की शिकायत। दूसरी तरफ लोगों की जानिब से ये जो फ्लाईओवर के हवाले से मटेरियल के हवाले से भी शिकायत आई हैं कि जिनको मटेरियल का नाकिस इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है। पंजाब हाईवे के जो एक्सीएन है गुलाम नबी, उनको जो है वो बाकायदा वहाँ पे जाके अब देखें कि मुल्तान का भी उनको चार्ज दे रखा है, खानेवाल का भी दे रखा है, 1-2 और ज़िलों का जो है वो चार्ज दे रखा है। अब उनसे इतने 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो रहे, दूसरे ज़िलों के जो चार्ज देने का ये भी लोगों की तरफ से शिकायत आई है कि इसको कंप्लीट किया जाए। अब इसी तरह हेड मोहम्मद वाला रोड का जो प्रोजेक्ट है इसको डबल किया जाना था, तकरीबन 12 किलोमीटर का ये रोड था, 1 साल में कंप्लीट होना था, 1.5 साल हो गया इसको बनते हुए,
लेकिन अभी तक जो है इसको मुकम्मल नहीं किया गया। 1 अरब 20 करोड़ वो वाला रोड जो है दोबारा से इसको मेरे ख्याल में डबल रोड कर रहे हैं। डबल रोड। अच्छा, इससे मजीद भी बात करते हैं, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव शकील सुल्तान हमारे से मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। जी बिल्कुल, बात की जाए मुल्तान शहर की सब्जी और फलों की मार्केट में आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल की, तो गुज़श्ता एक हफ्ता में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला देखा गया था, जिसमें कोई फिलहाल कमी देखने को नहीं मिल रही, जबकि फलों की कीमतें तो अरसा दराज से आम शहरी की पहुंच से दूर हैं। उसकी तरफ दूसरी तरफ अगर बात करें, सरकारी लिस्ट पर भी कोई अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। ज़राई इंतज़ामिया के दावे जो हैं वो खोखले नजर आते हैं। जो सरकारी लिस्ट है उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है। देखें, सब्जियों में बात कर लें, जो अदरक है सरकारी लिस्ट में 428, लहसुन सरकारी लिस्ट में 392, जबकि मार्केट में इनकी कीमतें जो हैं वो 600 रुपये फी किलो के हिसाब तक पहुंची हुई हैं। और इसके साथ मटर मार्केट में 400 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। लीमू जो हैं देसी लीमू 320, चाइना लीमू 240 रुपये के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। और इसके साथ बात करें मौसमी सब्जियों में, जिसमें बंद गोभी है, फूल गोभी है 120 रुपये फी किलो में, गाजर, मूली और शलजम जो है वो 120 से 140 में, जबकि इनकी मंडी की कीमतें वो कुछ 20 से 30 कम होती हैं। मंडी में ये 80 से 100 के दरमियान में फरोख्त हो रही हैं। टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, 200 रुपये फी किलो तक पहुँच गया है। सरकारी कीमत भी 120 हो गई है। सरकारी और मार्केट की कीमतों में भी टमाटर की 80 रुपये का फ़र्क है। बहुत बड़ा फ़र्क है ये, जिसको इंतज़ामिया ख़त्म करने में नाकाम नजर आती है। प्याज, हरी मिर्च और आलू जो हैं वो 120 से 140 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। और बात की जाए फलों की, फलों में सुंदर खानी अंगूर 400, मुख्तलिफ अक़साम के अनार 200 से 600, मुख्तलिफ अक़साम और क्वालिटी के सेब 200 से 400, जबकि मुख्तलिफ क्वालिटी के जो केले हैं वो 80 से 160 रुपये फी दर्जन के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। फलों की जो सरकारी कीमतें हैं वो फिर भी मार्केट से कहीं ना कहीं बराबर नज़र आती हैं, कोई 10 से 20 रुपये का फ़र्क नज़र आता है, जबकि जो सब्जियों की सरकारी और मार्केट की कीमतें उनके दरमियान ज़्यादा फ़र्क है। शहरी अभी भी खुद साख्ता महंगाई की चक्की में मुसलसल पिस रहे हैं। अगर ज़िले इंतज़ामिया सब्जियों की सरकारी कीमतों को लागू करवा देती है तो कहीं ना कहीं रिलीफ नज़र आएगा, क्योंकि सब्ज़ी मिसाल जात की सब्जियाँ और मौसमी सब्जियाँ जिनकी सबकी सरकारी कीमतें 100 से कम हैं, जबकि मार्केट में ये 100 से ज़ायद दामों के हिसाब से फ़रोख्त हो रही हैं। तो ज़िले इंतज़ामिया को इस हवाले से होश के नाखून लेने चाहिए। मौसम सरमा का आगाज़ है, मौसम सरमा की सब्जियां मार्केट में दाखिल हो रही हैं। दुकानदार जो हैं वो मर्जी के सबके रेट्स हैं, तो उनको कम करवाएं ताकि आम शहरी को रिलीफ मिले। आम शहरियों का भी यही मुतालबा किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ दुकानदारों का ये कहना है कि अभी चूँकि सब्जी मकामी कम दस्तियाब है, बाहर से मंगवा रहे हैं, अखराजात ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वो मजबूर हैं महंगे दामों फरोख्त करने पर। जी बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे जिस तरह हेड मोहम्मद वाला रोड के, उस पर भी अभी काम तो चल रहा है, लेकिन उस वो प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा? काम तो चल रहा है, लेकिन काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। अब उस प्रोजेक्ट के हवाले से बात की जाए, तकरीबन 60% 60 से 70% काम हुआ है वहाँ पे अभी भी, लेकिन टाइम पीरियड जो था वो तकरीबन 1.5 साल का था। 1.5 साल कंप्लीट हो गए लेकिन काम नहीं हुआ। अब एक तो इस हेड मोहम्मद वाला प्रोजेक्ट के हवाले से, इस प्रोजेक्ट को जो था तकरीबन नादन बाईपास से स्टार्ट किया जाना था और हेड मोहम्मद वाला की तरफ लेके जाया जाना था। एक तो नेशनल पंजाब हाईवे अथॉरिटी की ये समझ नहीं आती क्यों इसको जो है वो हेड मोहम्मद वाला से स्टार्ट किया गया। अब जो ट्रैफिक थी बाईपास पे, अगर देखा जाए बाईपास आम शरह है मुल्तान शहर की, वहाँ पे अक्सर ट्रैफिक, बड़ी गाड़ियाँ भी वहीं पे आके खड़ी होती हैं। दूसरी शहरों की जाने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि उसी रोड से गुजर के दूसरे शहरों मुजफ्फरगढ़ की तरफ, कोट अद्दू की तरफ, लिया, चौक आजम और दूसरे सूबे बलूचिस्तान की तरफ भी वही रोड जो है वो जाता है। अब उस रोड पे जो है ये मनसूबा ताखीर का शिकार होने की वजह से जो है वो अक्सर हादसात होते हैं। अक्सर गाड़ियाँ आपस में लग जाती हैं, गाड़ियाँ, एक तो हादसात होते हैं, दूसरी तरफ गाड़ियाँ अक्सर जो है टूल प्लाजा भी उसी रोड पे बना हुआ है, ट्रैफिक जैम रहती है। अच्छा, लोगों को काफी हैवी गाड़ियाँ वहाँ पर चल रही होती हैं, तो उसकी वजह से ज्यादा हम लोग उसकी मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम बात करेंगे रेलवे पुलिस की तरफ से जो है वो कार्रवाई भी की गई, वहाँ से 5 टन लोहा बरामद हुआ है। इस हवाले से बताइएगा, ये क्या मामला है? बिल्कुल आसमा, रेलवे पुलिस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अक्सर जो था रेलवे
का मटेरियल चोरी हो जाता था, लोहा चोरी हो जाता था, ट्रैक से लोग पटरियाँ उतार के ले जाते थे। इससे पहले जो अब तो ये कार्रवाई आई, इससे पहले भी जो थी एक कार्रवाई हुई थी, रेलवे पुलिस ने पकड़े थे रेलवे के अपने ही मुलाजिम जो ट्रेन के अंदर से, ट्रेन की बोगियों से जो वायर होती थी बिजली की वो काट के ले जाते थे। इस तरह के मामला थे। अब जो है रेलवे मुल्तान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो है खानेवाल डीएसपी जो है मुल्तान सर्कल के अमजद मंजूर और उसकी टीम ने कार्रवाई करते हुए जो है तकरीबन 4 मुल्ज़मान को जो है वो मौके से पकड़ा है। खानेवाल ये मुल्ज़िम थे जो वहाँ जो रेल का जो लोहा होता था उसको चोरी करते थे और बहुत सारी चीज़ें चोरी करके ले जाते थे। अब वहाँ पे खानेवाल में एक मनीर नामी शख्स था जो कबाड़ का काम करता था, जो इसके साथ ही आसिफ और बाबर नामी शख्स 2 और गिरफ्तार हुए। इनके साथ जो था रेलवे का एक सिग्नल मावन होता है, साजिद नामी शख्स था जिसको जो है वो पकड़ा है, जो इस सारी मामलात में इन्वॉल्व था, जो रेलवे का लोहा चोरी करवाता था या और बहुत सारी चीज़ें चोरी करवाता था। अब ये इस तरह के बहुत सारे मामलात होते थे। अब रेलवे की जानिब से इस तरह की कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं, रेलवे पुलिस भी जो है वो मुतहरक दिखाई देती है कार्रवाइयाँ करते हुए। अब जो है डीएसपी मुल्तान सर्कल अमजद मंजूर की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि इनके ऊपर जो है वो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी जो भी लाहे अमल होगा। तो इस तरह के जो मामलात हैं। सही। अच्छा, इसके साथ ही नाज़रीन आपको बताएं कि आज सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। आपको सबको पता है कि सहाफ़त को लेकर तमाम लोग जो हैं इस टाइम हम जिस तरह काम कर रहे हैं, एक आम इंसान की ज़ुबान यूँ समझ लें उसकी आवाज़ बनते हैं। अच्छा, हमने जब भी सहाफ़त को लेकर बात की है या सहाफ़ियों की बात की है तो सहाफ़ियों पे हमेशा हमने देखा है कि जुल्म हुआ है। अच्छा, बहुत मुश्किलात भी देखी हैं, बहुत परेशानियां भी देखी, बहुत कुछ सहा भी। उसके साथ साथ आज अगर हम देखें तो उनका जो अजाला है वो आज तक नहीं हो सका। इंसाफ की अगर हम बात करें तो हमेशा हम इंसाफ से महरूम ही नज़र आए हैं। अगर हम बात करें अशर शरीफ साहब की, उनकी एक साल हो गया, पिछले दिनों उनकी बरसी भी जो है वो मनाई गई। हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है कि जब लोग जिंदा होते हैं उनकी कदर नहीं की जाती और जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर उनके बारे में जो है वो सलाम भी पेश किए जा रहे होते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ बोला भी जा रहा होता है, प्रोग्राम्स भी हो रहे होते हैं। इससे उनकी फैमिलीज का जो लॉस हुआ होता है वो तो कभी वापस नहीं आ सकता। हमारे यहाँ ये थोड़ा सा मसला है। मैं बड़ी ये तल्ख बात भी करूँगी कि हमारे यहाँ सहाफ़त को लेकर जिस तरह कहा जाता है कि बड़ी आज़ादी है, लेकिन मुकम्मल आज़ादी नहीं है। आज भी कहीं सच बोला जाए, चाहे जहाँ कहीं हक की बात की जा रही हो तो वहाँ उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। बहुत सारी हमारे सामने मिसालें भी हैं। हम इमरान रियाज की भी बात करेंगे, हम और बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं, हामिद मीर साहब की बात करेंगे, स्टार्टिंग में वहाँ से हुआ, ज़िया साहब थे। मतलब इस तरह के बड़े बड़े नाम जिन्होंने बहुत मुश्किलात देखी, बहुत परेशानियां देखी। अच्छा, ऐसी ऐसी जगहों पर जाकर वो गए, कवरेज के लिए गए और मैं समझती हूँ उनको सल्यूट भी पेश किया जाता है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दुनिया के सामने भी लेकर आए, बताया कि एक्चुअली सच क्या है। लोग, क्योंकि हम देखते हैं कि सहाफ़त को लोग बड़ा आम सा लेते हैं कि अच्छा सहाफ़ी है यार, काम कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि जब वो फील्ड में बाहर निकलता है तो उसे क्या क्या सफ़र करना पड़ता है। लेकिन उनके खिलाफ हम अगर कहीं भी, मेरे ख्याल में बिलाल इसको बेहतर बताएंगे क्योंकि ये फील्ड में जाते हैं, तो वहाँ पर जिस तरह से रवैये होते हैं आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है। ठीक है, मतलब अब बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ इदारे भी आपके ऊपर जो है वो आपको देख रहे होते हैं कि नहीं करना, कुछ कवर करना है, कुछ नहीं करना, मतलब तमाम चीज़ें मेरे ख्याल में जो देखने वाले हैं वो अच्छे से समझ भी रहे होंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल आसमा, आपकी बात ठीक है कि आम आदमी तो ये समझ रहा होता है जो चीज़ स्क्रीन पे चल रही होती है या चीज़ हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि बिल्कुल आसान सी चीज़ है। इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है, एक सहाफ़ी की, इसके पीछे एक कैमरामैन की, इसके पीछे हमारी पूरी टीम की मेहनत होती है। जैसे कि आज सहाफ़त का आलमी दिन है, इस पे मैं बात करूं, हमें ख़ास तौर पर अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। कई बार जो है अदारों के ख़िलाफ़ अगर हम कोई खबर लगा देते हैं उसके पीछे भी हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अगर खबर सच की बात करने की कोशिश की जाती है, धमकियाँ दी जाती हैं, जान के हवाले से, आपके बच्चों की फैमिली के हवाले से। अच्छा,
ये तमाम चीजें लेकर फिर भी सहाफी जो है वो काम कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, अपना बिल्कुल काम जो है वो उसने जारी रखा काम कर रहा होता है। लोगों की तरफ से, जैसे आपने धमकियों की बात की, लोगों की तरफ से बहुत सारी चीजें जो है वो फेस करनी पड़ती हैं, अदारों की तरफ से, लोगों की तरफ से। एक सच्चे सहाफी की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। इस पर जो है एहतजाज भी सहाफ़ियों की जानिब से किए जाते हैं, लेकिन खातिर जैसे कि आपने अरशद शरीफ की बात की, 1 साल गुजर गया, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिल सका। बड़े बड़े सहाफ़ी नाम जो थे उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। हमारी हुकूमत को, जैसे कि सहाफ़त का आलमी दिन है, सहाफ़ियों के लिए कोई जैसे कि सहाफ़ी मार दिए जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा गोली लग के मार देंगे, उसके हुकूमत। अच्छा, कुछ लोग तो इसी उसमें हम देखते हैं जो लोग काम कर रहे होते हैं वो कवरेज में ही जा रहे होते हैं। जब खातून की भी डेथ हुई थी, जब बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल, तो कितनी वो भाग दौड़ कर रहे थे, कितना काम कर रहे थे। उनकी फैमिलीज की जाहिर सी बात है वो अपनी जान भी खतरे में होती है, उनकी फैमिली को भी लेके। लेकिन जब हम उनको देखते हैं कि अगर उनको जहाँ पर इंसाफ की बात आती है, कोई इस तरह का रवैया देखने को मिलता है, तो फिर हम वहीं पे जो है ना हमारा सवालिया निशान रहता है कि इंसाफ हमें क्यों नहीं मिलता। वो फैमिलीज जो हैं वो कितना सफ़र कर रही होती हैं। आज हम बात करते हैं, कहीं पे भी बात करें तो अरशद शरीफ साहब के बारे में एक दिन हमने देखा, दो दिन तमाम लोगों ने बातें की, सब कुछ हुआ, लेकिन कहाँ है आज तक। हम फिर दोबारा देखते हैं तो वो केस कहाँ है, कहाँ मुलजिम पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, किसने मारा कोई पता नहीं। मतलब ये तमाम चीज़ें, ये इंसाफ कौन मुहैया करेगा? ये हमारी रियासत ही करेगी ना। इसमें हर बंदा अपना हिस्सा जितना शामिल कर सकता है वो मेरे ख्याल में कर रहा होता है, बिल्कुल। लेकिन फिर आज हम देखते हैं सहाफत को लेकर तमाम लोगों के दिलों में क्यों उस तरीके से जो है वो नफरत आ जाती है। हम आज भी अपने बच्चों को कहें तो हम कहेंगे सहाफत के साथ आप जुड़ना चाहेंगे तो वो साफ इनकार करेंगे, साफ इनकार कर देंगे। बिल्कुल ये चीजें हैं कि इंसाफ के हवाले से हम बात करें तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को बेहतर करने की बड़ी ज़रूरत है। तमाम चीज़ों को कि ओवरऑल बात करेंगे सहाफत को लेकर नहीं, इससे हमारे मुल्क में ही इस निज़ाम को चेंज करने की ज़रूरत है कि इंसाफ कायम किया जाए ताकि तमाम लोगों के लिए आसानियाँ हो सके। अच्छा जी, बिलाल बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। उसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर लियाकत अली, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो दूसरे हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी उमर जैदी, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फिटनेस ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज फिटनेस की बातें भी होंगी कि किस तरह आप जो है अपना ख्याल रख सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। हमेशा हम बात करते हैं कि अच्छी सेहत होगी, अच्छी फिटनेस होगी तो हम अपने तमाम काम जो है वो बड़े अच्छे से भी कर सकते हैं, अपना अच्छे से ख्याल भी रख सकते हैं। हमें अपना ख्याल रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब जो है हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज हम दिल के बारे में जानेंगे, मतलब दिल की बीमारियों के हवाले से भी बात होगी, दिल का ख्याल कैसे रखा जाए। आपको पता है कि आजकल हमारी जो हम देख रहे हैं कि नौजवानों में ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, हार्ट अटैक का मसला है, इससे कैसे बचा जा सकता है, हम अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इस हवाले से तमाम चीज़ें जो हैं वो आज डॉक्टर साहब से हम डिस्कस करेंगे। तो आप भी कोई मसला जानना चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं कहती हूँ दिल एक बड़ी कीमती चीज़ है, इसका कैसे ख्याल रखा जाए? जी बिल्कुल, दिल जो है हार्ट बेसिक इंसान की अगर हम देखें तो जिस तरह आप बात कर रही थी कि अगर हेल्दी हार्ट है तो आपकी जो लाइफ है वो भी इसी तरह हेल्दी रहेगी। और उसको किस तरह हम हेल्दी रख सकते हैं, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक तो हेल्दी हार्ट के लिए ये है कि हमारी डाइट बहुत अच्छी हो, हेल्दी डाइट हो, जो रिकमेंडेशंस भी हैं इंटरनेशनली, हम उसके अपने इन रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए, यानी एक आम आदमी जो है हम उन चीज़ों को किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। हमारी डाइट जो है वो अच्छी हो, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर वॉकिंग हो, हमारी जो है यानी लाइफस्टाइल के अंदर जो है कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो इंटरनेशनली जो है यानी एंडोर्स करते हैं लोग कि जी जिम एक्सरसाइजेज हैं, हम अपना टाइम निकाल के उसको जो है अपनाएं। इसी तरह हम वज़न जो है अपना ओबेसिटी उसको कम करें, इवन बच्चों के अंदर, नौजवानों में, बूढ़ों के अंदर। और नेक्स्ट चीज़ ये कि जिस तरीके से स्मोकिंग है और डिफरेंट और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नशावर जो अशिया हैं यानी उनसे हम एहतियात करें। इसी तरीके से हम जो है यानी अगर किसी को ऑलरेडी जो है वो शुगर है और ब्लड प्रेशर है और उनके ख़ानदान के अंदर दिल की बीमारियां हैं तो किस तरीके से वो अर्ली जो है अपनी फैमिली हिस्ट्री होने की वजह से उससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं
आई थिंक कि जो जिस तरीके से हम मतलब पेशेंट्स को भी बताते हैं और हम खुद भी ये सुनते हैं कि जो प्रिवेंशन है इट इज़ बेटर देन क्योर, और जो यानी परहेज है ये वाजिब का दर्जा है और जो इलाज है वो सुन्नत है। तो हमारी दिल की जो बीमारियां हैं उनका काफ़ी हद तक जो है वो प्रिवेंशन से ताल्लुक है। तो अगर हम प्रिवेंशन करें तो होपफुली जो हमारे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज लग रहे हैं और हमारी कीमती जानों का नुकसान हो रहा है, और हमारे नौजवान, जैसे आपने बात की कि नौजवान लोगों के अंदर भी ये चीज़ें आ रही हैं, तो किस तरीके से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अफेक्ट हो जाती है और उनकी फैमिली सफ़र करती है और अल्टीमेटली हमारा मुल्क और कौम और सब लोग सफ़र करते हैं। हम इन सब चीज़ों से प्रिवेंशन से जो है वो बच सकते हैं। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा लाइफस्टाइल अब बहुत चेंज हो गया ना, जिस तरह आप खाने की बात कर रहे थे, अभी हम लोग जो है हमें ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ वापस आना पड़ेगा, लेकिन हमारी बदकिस्मती है हमें तो अभी वो खालिश चीज़ें भी तो नहीं मिल रही ना, उसकी वजह से भी जो है हम लोगों का ये आ जाता है कि बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। अच्छा, दिल की बीमारियों के हवाले से बात करें तो डिफरेंट आ जाती हैं, उसकी भी टाइप्स हैं, तो उस हवाले से भी बताइएगा हमें। उसमें कुछ चीज़ें यानी दिल की ऐसी हैं जिनका कोई डाइट से इतना ताल्लुक नहीं है, जैसे कुछ कुदरती तौर पे हैं जिनको हम कहते हैं कि जैसे दिल के अंदर सुराख का होना, कुछ सुराख होते हैं दिल के अंदर, कुदरती तौर पे दिल की नालियों के अंदर बाज मसाइल होते हैं, वाल्व बंद हो जाना। जी, वेल्व जो है वो कुदरती तौर पे बंद होते हैं या लीक होते हैं। इसी तरह की तरीके से कुदरती तौर पे दिल की कुछ ऐसी बीमारी हैं जिसके अंदर दिल के पट्टे कमज़ोर होते हैं, कुछ के अंदर दिल के पट्टे जो है वो मोटे होते हैं। तो ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका डाइट से ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर अवेयरनेस हो और यानी कुछ ऐसी अलामात हों, और आजकल जैसे फैसिलिटीज़ हैं, कार्डियक सेंटर बने हुए हैं, अगर टाइमली जो है वो पेशेंट आ जाएं, बच्चे और इस तरह, तो अगर अर्ली पता चल जाए तो उसके अंदर भी काफ़ी हद तक वो बीमारी जो है यानी काबिल इलाज है। किसी हद तक उनकी दवाई और किसी हद तक उनके लिए कुछ ऑपरेशंस और ये चीज़ें मौजूद हैं जिससे वो पेशेंट जो है उनकी अच्छी सर्वाइवल होती है। अच्छा, अब जदीद टेक्नोलॉजी आती जा रही है तो उसमें आपके दिल के हवाले से जो है अभी हम सर्जरी के हवाले से बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया गया है। मतलब अब ये कि लोग बहुत ज़्यादा पहले डरते थे सर्जरी के हवाले से, तो चीज़ें आसान भी हो रही हैं। जी जी, उसके अंदर बिल्कुल जिस तरीके से यानी वक्त के साथ साथ जो है इंटरनेशनली भी जाहिर है, अगर हम यानी हिस्ट्री के अंदर देखें तो 80s के अंदर जो है वो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह जो है वो चीज़ें जो है वो करेंगी। सबसे पहला जो बाईपास हुआ वो साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ, और लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी जो है वो इनोवेशन आएगी। फिर 2000 के अगर हम देखें तो 2001-2 के अंदर जो है पूरी दुनिया के अंदर ये जो यानी दिल के जो जिनको अटैक होता है और उनके अंदर हम एंजियोग्राफी करते हैं, और फिर जिन नालियों के अंदर ब्लॉकेज हो उनके अंदर हम स्टेंट डाल देते हैं, तो 2002 के अंदर अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के अंदर जो है बड़ी चेंज आई। और फिर 2007 और 10 और अब इस वक्त जो है लेटेस्ट बैटरी का भी कोई उससे भी तो अब इस वक्त अगर हम लेटेस्ट देखें तो पाकिस्तान के अंदर इवन जो है यानी ये जो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो है, अगर हम मुल्तान की भी अपनी बात करें जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, तो शायद पूरे यानी पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोसीजर्स हो रहे हैं। तो लेटेस्ट किस्म के स्टेंट्स अवेलेबल हैं, और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ने एक अच्छा जो है यानी एक बहुत अच्छी एक फैसिलिटी दी है कि वो हॉस्पिटल जो टर्शरी केयर हैं, जो मेडिकल कॉलेज हैं, उनके अंदर अगर कोई पेशेंट ऐसा जिसको दिल का अटैक होता है और वो फौरन 12 से 24 घंटे के अंदर अगर चेस्ट पेन के साथ आ जाता है, तो उसके लिए प्राइमरी पीसीआई कहते हैं कि उसकी फौरन एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, जो कि प्राइवेट तकरीबन 3 से 4 लाख का जो है यानी जो है उसके ऊपर एक्सपेंसेस बनते हैं, वो गवर्नमेंट ने खास तौर पे जो हमारे वजीर आला साहब हैं मोहसिन साहब जो है, उन्होंने इसको कंपलसरी किया है, और उसमें हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी और हमारे और लोग भी शामिल हैं कि हर वो बंदा जो 12 से 24 घंटे के अंदर आ रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर उसकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी बगैर किसी कॉस्ट के हर कीमत पे होगी, और अगर नहीं होगी तो उसकी हॉस्पिटल जस्टिफिकेशन देते हैं। इसी तरह जो आप बैटरी की बात कर रहे थे, वो जो बैटरी है वो हमारे दिल के अंदर जैसे दिल की नालियों के अंदर बुला के जाती है तो हम स्टेंट डालते हैं, इसी तरह दिल के अंदर एक तारों का भी सिस्टम है। अच्छा, ये बड़ा एडवांस है। तो वो जो तारों का जो सिस्टम है वो एक अलग सी चीज़ है। अगर उसके अंदर कोई मसला आता है तो उसके अंदर एक बैटरी लगाई जाती है, जो कि हमारी ये लेफ्ट साइड पे जिल्द के ऊपर जो है, जिल्द ये जो है इसी जगह को सिर्फ सुन करते हैं। अच्छा। और इस जिल्द के नीचे एक छोटी सी बैटरी होती है, वो लगा देते हैं, और उसकी तकरीबन 10 से 15 साल यानी उसकी लाइफ होती है। अच्छा, और वो ऐसी चीज़ है कि ऐसा मरीज जो बार बार बेहोशी के साथ आ रहा है, गनूदगी के साथ आ रहा है, जिसकी ज़िंदगी खतरे में है, अगर हम उसको ये डिवाइस लगा दें तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाती है। तो ये फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में। चलिए, मजीद भी आपसे जानते हैं। इसके साथ साथ जो है हम बात करेंगे उम्र से फिटनेस का ख्याल कैसे रखें।
अच्छा, अपने आप को फिट रखना भी तो जरूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप को फिट रखना जरूरी है। आपको बेसिकली देखें, हम लोग आजकल मसरूफ सारे, जिंदगी ठीक है है, ना, हाँ। जॉब वाले लोग हैं, तो हम एक तो हमारी टाइम निकालना मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना एक बार सोच के मुश्किल नहीं फिर आसान बन जाता है, हाँ। ठीक है। और खास करके आप दिल की बात करें उस सिलसिले में तो खैर हाँ। वैसे ही अपना बहुत जरूरी है फिटनेस। तो खैर फिटनेस, वेल इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है, डिसिप्लिन है, ठीक है। आप फारिग होते हैं जॉब से, आप 1 घंटा आधा घंटा, ठीक है, घर में बेशक, ठीक है, थोड़ा सा वर्कआउट कर लें। इंटरनेट पे इतनी रूटीन्स अवेलेबल हैं, तो मतलब अब देखिए ना, दिल की बीमारियां आपको काफ़ी लोग होते हैं, इनके एक्सपीरियंस में पता होगा कि काफ़ी अनफिट लोग इनके पास आते होंगे, ठीक है, वो देखते होंगे ओबीज हैं, ठीक है, और ज्यादा तो ये देख रहे हैं ना, मोटापे की वजह से जो है वो ज्यादा आप लोगों को ज्यादा इन्हीं लोगों को मतलब इस तरह की दिल की बीमारियां, ठीक है, की होती हैं। तो मतलब और कम लोग होंगे इस तरह के जो फिट आते होंगे, ठीक है, बहुत कम, नॉट इवन 1%। तो देखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फिटनेस। आई मीन आपने अगर अपने आप को फिट रखना, यू वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ, यू वांट टू लिव अ लॉन्ग लाइफ, तो आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको खैर एटलीस्ट आधा घंटा अपने लिए दिन में निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपको या जिम जाना पड़ेगा या घर में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि आप इनके पास चक्कर लगाने से बचे रहें। अच्छा, डॉक्टर खुद भी कहते हैं कि अच्छी बात है, हमें जिस तरह हमारे फिजिकल एक्टिविटी अब उस तरीके से नहीं है। अच्छा, हम स्कूलों में भी देखते हैं बच्चों के हवाले से भी उस तरीके से नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बच्चे भी जो है, अच्छा रोड पे भी आपको बहुत कम अब बच्चे बाहर गली मोहल्लों में जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे खेलते हुए, लेकिन उसके बाद जो है पार्क में आपको कभी इस तरीके से या हमारे ग्राउंड में नजर नहीं आएंगे। तो इस हवाले से भी अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिम लवर नहीं होते, एक तो टाइम, जिम के लिए टाइम निकालना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अच्छा आपने जाना है, फिर इसी सोच में अच्छा यार अब थके हुए आए हैं, फिर जिम जाएंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे तो मजीद थक जाएंगे। इस तरह के लोगों के बड़े बड़े माइंडसेट हैं, उनको किस तरह चेंज किया जा सकता है? एक्चुअली जिम रिफ्रेशिंग है, ठीक है। आप जॉब से भी आते हैं ना, आप एक बार जाएंगे, ठीक है, आप जब एक रूटीन में आएंगे ना, आप फील करेंगे यार ये मेरे लिए रिफ्रेशिंग है। और फिर आप एक्चुअली हमारे अपने जिम में भी, ठीक है, और वैसे भी मैं काफ़ी जिम्स का पार्ट रहा हूँ, तो जितने भी लोग आते हैं ओबीस भी होते हैं ना, तो ज्यादातर वो लोग होते हैं जो रेगुलर होते हैं, हाँ। ठीक है, वो ये नहीं होता कि यार अच्छा ठीक है 2 दिन आए, तीसरे दिन ना आए, ठीक है, हफ्ता नहीं। कुछ लोग तो ऐसे भी आते होंगे शायद जो वह थोड़ी देर ऐसे टाइम के लिए। हाँ बिल्कुल। और वो मेरे ख्याल से वो लोग होते हैं जो ज्यादा खैर मोटे नहीं होते, फिर से ओबीस नहीं होते, ठीक है, लेकिन ये फिर से बात वही है कि रिफ्रेशिंग है, ठीक है, आपकी बॉडी के लिए, आपको फील होता है। आप जिम जाएंगे ना, आप आधा घंटा करेंगे, आप कहेंगे यार अच्छा, हफ्ता बाद आप 1 घंटा रुकेंगे, ठीक है। अच्छा, आप क्योंकि कनेक्टेड है मिक्स मार्शल आर्ट से, तो जाहिर सी बात है, आपको कितना टाइम हो गया इससे? मुझे 7-8 साल। तो कैसी जर्नी रही? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बिल्कुल सही। तो कैसे आना हुआ, क्या सोचा था? अब मुझे बचपन से शौक था कॉम्बैट स्पोर्ट्स का, ठीक है, और मिक्स मार्शल आर्ट्स तो खैर इट इज अ मिक्स ऑफ एवरी स्पोर्ट। तो मैं खैर लाहौर शिफ्ट हुआ, उसके बाद मैंने वहाँ पर एक जिम ज्वाइन किया, वहाँ पर मेरे हेड कोच थे, तो खैर उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस बना रहा। और खैर मिक्स मार्शल आर्ट्स, आप एक बार फिर से बात वही है, इट इज़ डिसिप्लिन, ठीक है, एडिक्शन है। आप एक बार जाते हैं एंड देन इट सेट्स इन योर रूटीन। मतलब मैं मुल्तान वापस आया तो आई फाउंड सर अमर, और फिर सर अमर ने मुझे लगता है काफी मेहनत की है, काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे इकट्ठे किए। अच्छा, तो आपकी किस चीज में, कौन सी फाइट में ज्यादा? इसमें मिक्स मार्शल आर्ट्स में काफी सारी फाइट्स हैं, तो कौन कौन सी थी जिसमें आपकी दिलचस्पी किसमें थी? वैसे मिक्स मार्शल आर्ट्स, इसमें एक्चुअली देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्किल्स, कॉम्बैट स्पोर्ट्स जो इसमें क्या कहते हैं इंक्लूडेड है, ठीक है, जुजित्सु हो गई, रेसलिंग हो गई, आपका मुay थाई, किक बॉक्सिंग, ठीक है, हर चीज इंक्लूडेड होती है, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है, आपने तमाम, मैं अभी तक जितना मैं सीख सकता हूँ मैं उतना सीख रहा हूँ। सही है, बिल्कुल सही है। तो उसमें एक्चुअली ये सारा कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड फॉर अ पर्सन अगर आपने फाइटर बनना है, ठीक है, तो यू नीड अ लॉन्ग टाइम टू ट्रेन बिकॉज यू आर फाइटिंग समवन इन अ केज। और अगर आपने सिर्फ सीखना है, सेल्फ डिफेंस के हवाले से सीखना है, स्पेशली फॉर लेडीज या बच्चे हैं जो स्कूल में बुली होते हैं, ठीक है, अपना क्या कहते हैं बाहर अगर कोई आपको तंग करे या पकड़े, सेल्फ डिफेंस के लिए इट इज वेरी गुड। अच्छा, सेल्फ डिफेंस के हवाले से तो हम कहते हैं कि मेरे ख्याल में चाहे मर्द है चाहे औरत है, उसको उस तमाम चीजें या ट्रिक्स जो हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उसको आनी चाहिए, ट्रेनिंग उसके पास हो। बिल्कुल ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्पेशली हमारे इधर पाकिस्तान में,
ठीक है। औरतों को तो खैर आना चाहिए ये, बिल्कुल ठीक है? कुछ ना कुछ एक चीज, एक स्किल इतना परफेक्टली उनका सेट हो कि यार अगर आपको कोई बाजार में भी कोई तंग करता है या छेड़ता है तो आपको पता हो अपने आप में टैकल किस तरह करना है। हमारे एक्सपीरियंस में मतलब पुलिस हमारे वहाँ ये ना खवातीन, अच्छा सबको पता भी है ना, खवातीन डर जाती हैं अगर थोड़ा सा भी कुछ होना तो क्या कर लेंगी, डर जाती हैं, क्या करती हैं। देयर लाइक मेनी मल्टीपल एग्जांपल्स जो हम मतलब मैं तो खैर आई एम अ पार्ट ऑफ द स्पोर्ट, मैं सोशल मीडिया पे भी मेरी ज्यादा फॉलोइंग नहीं है, तो हम देखते हैं अगर किसी एमएमए फाइटर है, कोई लड़की है, ठीक है, उसको कोई वाइट तंग करता है ना, then the outcome is very different from what we see here in Pakistan. आगे से रिजल्ट अच्छा, मेरे ख्याल में कि तमाम जितनी भी हमारी बच्चियां हैं स्कूल गोइंग हैं, अच्छा स्कूल में भी एक्टिविटी होनी चाहिए जो कि हमारे यहाँ बड़ी कम दिखाई देती है। बिल्कुल, हमारे ना असल में इशू ये है एक्चुअली, अपना आईपैड्स, फोन, ये बच्चे ना ये देखते रहते हैं सारा टाइम, ठीक है। इनके लिए कोई आउटडोर एक्टिविटीज नहीं है, ठीक है। पेरेंट्स भी इस चीज को ना, बहुत कम पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, एंड स्पेशली इन माय एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि बहुत कम पेरेंट्स हैं जो बच्चों को मतलब भेजते नहीं है बाहर, ठीक है। मतलब कोई जिम नहीं भेजेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करने देंगे, ठीक है। वो बच्चे खुद फुटबॉल खेलने के लिए निकल जाए तो निकल जाए, ठीक है, जिम करने के लिए निकल जाए तो निकल जाए। मेरे खुद जानने वाले इस तरह के कोई यार, वो कहते हैं अपना मतलब हम लोग खुद पैसे ना जोड़ के फीस पे करने आए हैं, माँ बाबा ने नहीं मुझे भेजा। सही, तो ये इस तरह की चीजें पेरेंट्स को भी इस हवाले से गाइड करने पेरेंट्स को पता होना चाहिए, हाँ पता होना चाहिए। बिकॉज इस पर मजीद भी बात करते हैं सर, जिस तरह हार्ट के हवाले से हम बात करेंगे, आप क्या समझते हैं उसको किस तरह सेहतमंद रखा जा सकता है? जी बिल्कुल, अगेन जैसे अभी ये बात हो रही है एक्सरसाइज जो है उसके भी मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, डाइट के भी, बल्कि मैं आपको बात करना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे डाइट के, जो हमारे जिस तरीके से यहाँ सोशल जो कंडीशंस हैं हमारे, यानी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को और इन चीज़ों को सामने रखते हुए, तो आइडियली जब भी हम खाना खाते हैं हमारे दस्तरखान पे कुछ यानी ग़िज़ा के कुछ एस्पेक्ट्स हैं और कुछ चीज़ें हैं, उसके हिस्से हैं। सबसे कॉमन चीज़ तो यही है कि ज़ाहिर है हम लोग यही रोटी और चावल ये खाते हैं, रोटी ज़्यादा खाते हैं, हमारे यहाँ सालन होता है, फिर तो रोटी के अंदर भी जो रिकमेंडेड है वो ये महंगाई है ना मेरे ख्याल में, तो लोगों के लिए तो ये भी चीज़ें आप सही कह रही हैं बिल्कुल। बहरहाल जो रोटी है तो कोशिश करें उसके अंदर रिकमेंडेशन ये है कि हमारा जो आटा हो वो होल ग्रेन्स वाला हो, यानी छना हुआ आटा ना हो, रिफाइंड ना हो, जैसे हम लोगों को शहरों में मिलता है। अच्छा, ये व्हाइट आटे का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा हमारे घरों में इस्तेमाल, क्योंकि जब जो आटा रिफाइंड हो जाता है बेसिकली उसके अंदर जितनी जो ग़िज़ाइयत है वो खत्म हो जाती है। अब वो खाली आपके लिए एक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसकी जो चीजें आपको मिलनी थी, जो ग़िज़ाइयत, जो जिस्म को फायदा होना था वो खत्म हो गया। तो अब इसमें एक तो ये रिक्वेस्ट है कि भाई हम अपना यानी ऐसी ग़िज़ा लें जो होल ग्रेन्स वाली हो, छना हुआ आटा ना हो, बगैर छना हुआ। नंबर 2, जाहिर है राइस भी यहाँ लोग करते हैं इस्तेमाल, उसका थोड़ा कम इस्तेमाल हो, यानी ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हैं। नंबर 2 चीज़ है सालन, जो भी हमारे दस्तरखान पे होता है, तो कोशिश करें उसके अंदर यानी सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल हो, लेकिन सब्जियां भी इतनी ज़्यादा फ्राई ना हो जैसे हम लोग रूटीन में करते हैं कि उसको हम घी के अंदर या ऑयल के अंदर, हम कोशिश करें ऑयल के अंदर बनाएं, ऑयल भी कम हो और उसको कम हम कुक करें, इतना ज्यादा ना करें कि उसकी ग़िज़ाइयत ही खत्म हो। हम कहते हैं जब तक ऑयल नहीं ना आया सालन सही बना नहीं है। तो एक हम इसकी थोड़ी सी रूटीन, ये हम में से हर बंदा कर सकता है। नंबर 2, ये नेक्स्ट जो है वो ये चीज है कि हमारी ग़िज़ा के अंदर एक ये कि होल ग्रेन्स वाली वो रोटी हो, सालन हमारी सब्जी। नंबर 3 कि जो प्रोटीन है जाहिर है वो गोश्त से आती है। अच्छा, इस बात करते हैं, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी? मैं उमर जाजी साहब से पता करना चाहती हूँ कि मेरा अपना पेट बहुत ज्यादा है। वेट बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा निकला हुआ है। पेट की बात, अच्छा पेट, तो आपका वेट कितना है? वेट है मेरा 86। कुछ पूछना चाहोगे उमर? वेट तो मेरा 86 है, लेकिन मेरे ख्याल से हाइट छोटी है। हाइट कितनी है? एक्चुअली नहीं, उसका हाइट ठीक है, हाइट है मेरी 5.5। 5.5 ओवरवेट है आप। एक्चुअली आपको देखिए, मेरा आपको मशवरा ये है कि आप अपनी डाइट कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है। आप आई गेस हाउसवाइफ हैं। मैं आप मुझे गाइड कर दें कि मैं क्या डाइट लूं। आप देखें, डाइट प्लान पूछना चाह रही हैं? हाँ, आप कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिस तरह अभी रोटी की बात हो रही थी, आप वो कम करें अपनी डाइट में, ठीक है। आप ऑयली चिकन ना खाएं, आप स्टीम चिकन खा लें, ठीक है। आप एग्स, आप अंडे खाते हैं, ऑमलेट खाते हैं, आप एग वाइट खा लें सिंपल बॉईल करके। तो थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स कट करें, ठीक है। और अपनी रूटीन के अंदर आधा घंटा घर में थोड़ा सा वर्कआउट कर लें, ठीक है। तो ये बहुत खैर
इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। और स्पेशली अगर आपका भी आप इतनी ओवरवेट नहीं है, आप 86 हैं, तो आप रिजल्ट्स भी इंशाल्लाह जल्दी देखेंगे, लेकिन आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम करने पड़ेंगे डाइट में। बहुत शुक्रिया आपका महविश। अच्छा, बहुत से क्योंकि खवातीन का एक्चुअली मसला ये है ना कि हम लोगों का ये होता है कि बस ज्यादा काम शाम की तरफ तवज्जो तो होती नहीं है। अच्छा, जिम का भी शौक होता है लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, और ये घर के काम काजों में इतने मसरूफ होते हैं, आपकी लाइफ इतनी होती बिजी होती है कि आप नहीं इतना टाइम निकाल। अच्छा, वैसे कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि ये हमारा होता है कि पेट का बहुत ज्यादा मसला रह जाता है। पेट सिर्फ देखें, पेट आपका सिर्फ डाइट से कम होगा, खाना पीना कम नहीं, खाना पीना भी कम नहीं, लेकिन पेट एक्चुअली फ्रॉम एक्सपीरियंस, स्पीक फ्रॉम एक्सपीरियंस, आपका पेट आपकी डाइट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। आप अपर बॉडी पे से फैट लूज कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने थाइस पे से कर सकते हैं, टांगों पे से कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी डाइट में फैट्स हैं, ठीक है, कार्ब्स ज्यादा है, एक्सेसिव हैं, ठीक है, उतने नहीं है कि आपकी बॉडी को जितने रिक्वायर्ड है, आपका पेट वहीं रहेगा। आप जितने क्रंचेस कर लें, ठीक है, आप जितना मतलब पेट का वर्कआउट कर लें, आपका वो स्टक रहेगा। तो आपको खैर अपनी डाइट कंट्रोल करना है। कोई आसान सी एक्सरसाइज बता दो ना, जो घर में बैठी खवातीन जो है ना, चलो कर लें। अच्छा, देखें, जिम नहीं आ सकती, चले आप घर में देखें, आप स्किपिंग रोप रखें, ठीक है, स्किपिंग रोप आपको स्किपिंग नहीं करनी आती, ठीक है, आप सिंपल जंपिंग जैक्स कर लें, ठीक है, आप 5 मिनट वो करें, उसके बाद आप हाई नीज करें थोड़ी सी उसके बाद आप थोड़े से फिर पुशअप्स हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप नीज पे सपोर्ट लेकर, ठीक है, आप नीज पे पुशअप्स कर लें थोड़े से अपनी बॉडी को, और ये आपने खैर गैप्स बीच में ना लें, ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे मल्टीपल वर्कआउट्स हैं, फिर बीच में आप स्क्वाट्स कर लें, ठीक है, लंजेस होते हैं, आप वो कर लें। आपको किसी वर्कआउट का नहीं पड़ा, आप इंटरनेट खोल के आप नाम लिख लें, आपको पता चल जाएगा मैं किस वर्कआउट की बात कर रहा हूं। तो हर चीज जो है वो यूट्यूब पे मैं कहती हूँ अब तो आप एक्सरसाइज निकाले, आपको तमाम चीजें जो है वो साथ साथ मिल जाती हैं। हाँ, अगर आप कहीं नहीं जा सकते तो आधे घंटे की रूटीन होती है सारी, आप थोड़ा बस यही तो बात है, आधा घंटा कैसे निकाले ऐसे ही डॉक्टर साहब कैसे आधा घंटा निकाले। अच्छा जी, हम हार्ट के हवाले से बात कर रहे थे। हार्ट के हवाले से ही इसी चीज की जो है वो कंटिन्यूएशन थी कि हम दूसरे नंबर पे प्रोटीन डाइट है, तो प्रोटीन डाइट के अंदर ऑब्वियसली उसके अंदर जो है वो मीट है। तो हम लोग जो हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को ये बताते हैं कि भाई कोशिश करें रेड मीट अवॉइड करें। अगर कोई पेशेंट नहीं है, हेल्दी हैं, वो तो ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो उनके अंदर रिकमेंडेशन ये है कि वो लीन मीट लें। लीन मीट का मतलब है फिश लें, वो सही है, हफ्ते के अंदर एक हफ्ते में 2 दफा फिश ले सकते हैं। इसी तरह वो चिकन भी ले सकते हैं, और उसके अंदर ऑब्वियसली यही हम कहते हैं कि ऑयल कम हो, और वो उसको यानी रोस्ट ना किया हो, जैसे अभी बता रहे थे कि स्टीम करके हमने, तो कोशिश करें प्रोटीन डाइट हमारी इस तरह की हो। तीसरे नंबर पे जो है यानी हमारी जो यानी उसके अंदर फैट्स आ जाते हैं, तो आम बंदों के लिए तो हम यही कहते हैं कि भाई वो भी कोशिश करें जिसके अंदर मक्खन है, ऑयल है, घी है, वो कम से कम मिकदार में लें। जितनी उनकी अपनी डेली जो है वो लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं, उनकी जॉब की नेचर है, उस हिसाब से वो ले सकते हैं। एक खास मजीद भी डॉक्टर साहब से जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, जिनको दिल की बीमारी हो चुकी होती है, जो इस बीमारी से सफर कर रहे होते हैं, मेडिसिन पे होते हैं, तो उनको क्या एहतियात करनी चाहिए? उनमें सबसे पहली चीज तो यही है कि वो मेडिसिन बाकायदगी से लें। उसके साथ साथ अगेन उनके लिए भी यही चीज है कि जितनी उनको डॉक्टर जो है वो एक्सरसाइज बताएं, वो एक्सरसाइज करें। अपनी जो है ग़िज़ा के अंदर नमक का इस्तेमाल कम करें, जो रिकमेंडेशंस हैं आम लोगों के लिए अलहदा है, पेशेंट्स के लिए अलहदा है। इसी तरह वो भी अपनी हेल्दी डाइट लें, जिसके अंदर यही चीज़ें हैं कि चिकनाई का कम से कम इस्तेमाल हो, रेड मीट ना हो। इसी तरह स्मोकिंग से अवॉइड करें, खुद भी ना पिएं, इवन कोई लोग पी रहे हैं तो वहाँ भी ना बैठें। और जिस तरीके से आज बात हो रही थी ख़ास तौर पे कि वेट के हिसाब से कि अगर उनका वज़न ज़्यादा है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि जिस तरीके से हमारे जो है ये बात कर रहे थे कि जो हमारा एब्डोमिन जो है, अगर हमारी ओबेसिटी है, एब्डोमिनल ओबेसिटी जो है, सेंट्रल ओबेसिटी जिसको कहते हैं, उसका 90% से ज़्यादा जो ताल्लुक है वो है ही हमारी ग़िज़ा से, अपने ऊपर है कि जितना हम खाएं पिएंगे उसका उससे ताल्लुक है। मेडिसिन से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला, 10% होगा। तो वो अपनी ग़िज़ा का जो है ख्याल रखें, वॉक करें, और जो है स्ट्रेस ना लें। अगर उनको डायबिटीज़ है तो उसका अच्छा कंट्रोल रखें। अगर उनको अच्छा, डायबिटीज के हवाले तो इस टाइम हम देख रहे हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे खवातीन हैं, चाहे मर्द हैं, तो ये बहुत तेजी से जो है शुगर पाकिस्तान के अंदर बहुत है, तकरीबन 26% इंसिडेंस है। तो ये भी इसी तरीके से कम हो सकती है।
वजन कम करने से और वॉक करने से। अच्छा, और हार्ट के जो पेशेंट होते हैं अगर उनको शुगर भी हो, ब्लड प्रेशर भी हो, जी जी, तो वो उनको किस तरह ख्याल रखना बेसिकली चाहिए? ये जो ब्लड प्रेशर है और शुगर है, किसी को सिर्फ ब्लड प्रेशर हो तो उसके अंदर हार्ट के जो है अटैक और हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, और फिर डायबिटीज हो तो उनके अंदर, तो ये ऐसी चीज है जैसे 1-1 और 2-11। तो जिसको डायबिटीज और हाइपरटेंशन है उसके अंदर जो है वो डेफिनेटली उसको हार्ट प्रॉब्लम्स होने हैं। लिहाजा उसको बहुत ज़्यादा जो है, यानी हम जिसे कहते हैं ओवर कॉन्शियस रहना चाहिए अपनी डाइट के हिसाब से, अपनी फिटनेस के हिसाब से। और जिस तरह यानी इंटरनेशनली भी जो है वो रिकमेंडेशंस हैं कि ऐसे लोग एरोबिक एक्सरसाइजेज के साथ साथ हफ्ते में 2 दिन जो है एटलीस्ट जिम भी करें, जिनको हम कहते हैं एनएरोबिक एक्सरसाइजेज जो है, तो वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपना ख्याल रखेंगे, जाहिर सी बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो हम इतने मसाइलों में उलझे हुए हैं ना कि जाहिर सी बात अपने लिए टाइम निकालना या इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो गया है। अच्छा, पहले ये होता था कि थोड़ा सा हम कहीं ना कहीं होता था कि हम लोग इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दे देते थे, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं कि इसमें आके हम अपनी सेहत को जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ गए। जी जी, ऐसे ही है। जैसे अभी बात कर रहे थे आप थोड़ी देर पहले कि सोशल मीडिया और इस तरह की चीज़ें आ गई हैं, तो जितनी हमारी ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, खास तौर पे जो है वो जॉगिंग और वॉकिंग और इस तरह की जो चीजें, वॉक तो खत्म ही हो गई है। अभी हम अपने से बुजुर्गों को देखते हैं, सुबह नमाज के लिए जब मेरे अब्बा जी सुबह जाते तो पूरा घंटा वॉक करके फिर आते हैं। तो भाई अब्बा जी आपका ठीक है साहब, कहते हैं यार कि अपने आप को जरा फिट नहीं रखना। बिल्कुल। तो वो फिर ये चीजें हैं कि हम बुजुर्गों को देखते हैं वो 1-1 घंटा वॉक करके आ रहे होते हैं, पर हमारे यहाँ अब वो चीजें जो है ना बड़ी खत्म हो रही है। 35 से 45 मिनट जो है वो रिकमेंडेड है कि हफ्ते में मिनिमम 5 दिन जो है हर बंदा करे वॉक, जो हम एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं, और 2 दिन जो है हर बंदा मिनिमम जो है वो जिम करे। सही, एनोरोबिक एक्सरसाइजेज जो है डिफरेंट बंदे की डिफरेंट है वो हाँ, जिम। मतलब वीकेंड में तो चले, आप वर्किंग डेज में तो आपने ही आप 1-2 दिन तो उन्होंने छुट्टी दी है, वो गोरों ने ज़ाहिर है अपने हिसाब से बनाया है। हाँ। तो उन्होंने कहा हुआ है कि एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक जो है कि मिनिमम आप 5 दिन करें, 2 दिन आप यहाँ भी छुट्टी करें। आप अच्छा, कुछ लोग तो इतने क्रेजी होते हैं, वो तो इतने जिम लवर होते हैं, वो हमेशा आपको ज्यादा टाइम जिम में ही पाए जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, होता है, ऐसे बिल्कुल होता है। जिम में एडिक्शन है, आप क्या कहते हैं, एक बार उस लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाते हैं। हाँ, फिर आप रह नहीं सकते उसके बगैर रह नहीं सकते। फिर आपकी बॉडी डिमांड करती है वर्कआउट, एक्सरसाइज डिमांड करती है। अच्छा, आजकल हमारे नौजवानों को एक तो ये भी है ना, बॉडी बनाने का भी बड़ा शौक। कम नौजवानों को। अच्छा, सबको तो खैर, मेरे एक्सपीरियंस में फिर से मैंने इतने लोग नहीं देखे जिन्हें शौक है। ठीक है, 100 में से कितने होंगे? 5, 3, 4, 5, सारे तो नहीं होंगे। तो दैट्स लाइक 5% ऑफ देम। तो अच्छा, मुझे लगता है सिर्फ देख देख के यार हम मेहनत करते। कुछ लोग आते हैं जिम में, वर्कआउट करते हैं, महीना करते हैं, ठीक है, उसके बाद चले जाते हैं छोड़ के, ठीक है, अपना बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। तो मोटिवेटेड रहना किसी चीज़ के लिए, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। मतलब हर बंदा उस चीज़ को उस तरह एडजस्ट नहीं उस चीज़ के साथ कर पाता, ठीक है, लेकिन वंस यू इन इट, आपकी बॉडी भी वो डिमांड करती है, क्योंकि आपकी बॉडी खैर इट इज़ अ लिविंग थिंग। आपको क्या कहते हैं, इट कीप्स टेलिंग यू कि यू नीड टू वर्क आउट नाउ। अच्छा, जिस तरह अभी बहुत सारी चीजें हम कहते हैं जिद्दत आती जा रही है, अच्छा मशीनें भी इस तरह की आ रही हैं कि आपको बहुत उस तरीके से इतनी जो है वो मेहनत नहीं करनी पड़ती या हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, आपको आसानियां हो जाती हैं कि आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर है या फिर आप जिस तरह फिजिकल आपकी एक्टिविटीज होती हैं वो ज्यादा बेहतर है? स्पोर्ट्स की तरफ जैसे बहुत सारे लोग जो है वो गेम्स की तरफ तवज्जो देते हैं कि उससे फिटनेस जो है वो बड़ी अच्छी रहती है। बिल्कुल। अच्छा, फिटनेस देखें, जिस तरह हम बात कर रहे हैं एरोबिक एक्सरसाइज की, आपको वो बेसिकली सारा कार्डियो वर्कआउट होता है, ठीक है, तो उसमें आपका हार्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, आपका स्टेमिना रिक्वायर्ड होता है, अपना स्टेमिना बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो उसमें बेसिकली ये है कि अब देखें, फुटबॉल खेलते हैं, यू हैव टू रन इन इट, ठीक है, आपको रनिंग करनी पड़ती है। क्रिकेट में भी सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है, आपको खैर सिर्फ बैट और बॉलर तो नहीं खेल रहे, वो फील्डर है, खैर उसमें फुटबॉल की निस्बत कम है। अब मैं जिस मिक्स मार्शल आर्ट की आपके साथ बात कर रहा था, उसमें सिर्फ ये है कि आपका कंप्लीट बॉडी, ठीक है, आपकी इंटायर बॉडी रिक्वायर्ड है, ठीक है, मतलब आपके हाथ यूज होंगे, ठीक है, आपका टॉर्सो सारा यूज होगा, आपका एब्डोमेन, आपकी टांगे यूज होंगी सारी। तो विच इज व्हाई लाइक आई से इट इज, आई मीन रिकमेंडेड, ठीक है, इन माय ओपिनियन इट इज मच बेटर। हार्ट वाले लोग तो नहीं कर सकते? हमें कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि यार हार्ट वाले लोगों क्या कहते हैं, मतलब बॉक्सिंग नहीं कर सकते, इट इज बेटर फॉर देम, ठीक है। उनका हार्ट जितना एक्टिव रहेगा ना, ठीक है, उसके लिए उतना बेटर है।
आपका हार्ट मतलब इट पंप्स ब्लड, राइट, आपको इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, आपको इट इज तो आपको एक्टिविटी आपकी लाजमी जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, क्या डाइट प्लान क्या होना चाहिए, किस तरह का, जैसे अभी हम समर में जाहिर सी बात है आपका डिफरेंट होता है खाना पीना आपके, अच्छा फिर आपका जैसे विंटर अभी स्टार्ट होता है तो उसमें आपकी डिफरेंट ग़िज़ा हो जाती है, तो उसमें किस तरह जो है हम अपना मील ले सकते हैं? वो देखिए आपने कभी देखा होगा न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, ठीक है, हर बंदे को वो डिफरेंट डाइट रिकमेंड करते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी टाइप मतलब जिस तरह की है, ठीक है, जहाँ हमारे यहाँ जो है ना पराठे लवर सब पराठे वैसे अगर नाश्ता जा रहा है वो ऐसे देसी होना चाहिए, पराठे पराठे वो तो एक्चुअली इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल से फिर वो दोपहर की ना लोग अक्सर जॉब के टाइम में डाइट खाना मिस कर देते हैं, ठीक है, वैसे तो उनको एनर्जी तो रिक्वायर्ड होती है। नहीं, कुछ लोग माशाल्लाह बड़े फूडी होते हैं सुबह दोपहर शाम कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। नहीं, उनको खैर से होता है, क्या कहते हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई ना हो, ठीक है, ये सारा कुछ, तो इट इज बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। डाइट अब देखें ओवरवेट लोगों के लिए आई रादर से कि आपको अपने देखें कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट कट करने से भी ना, ठीक है, आप ना वीक आप मोटे भी हो ना, अगर कुछ लोग रोटी बिल्कुल छोड़ देते हैं, नहीं बिल्कुल डाइट पे चले जाते हैं, मतलब खाना पीना ही छोड़ देते हैं, कट करने से भी ना आपका ना एनर्जी लेवल लो हो जाता है, ठीक है, तो मैं आपको फिर भी मैं ये नहीं कह रहा, आपको रेकमेंड नहीं करता कि यार आप अपनी रोटी छोड़ दें, रोटी को छोड़ें, आप कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ दें वैसे, ठीक है, आप एक मतलब अगर आप 2 रोटियां खाते हैं ना, आप आधी खा लें, इस तरह है कि आप थोड़ा कम करते हैं, आपकी बॉडी एनर्जी, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलती है, आपको प्रोटीन से ऐसे उस तरह की एनर्जी नहीं मिलती है, इट इज बेटर फॉर योर मसल्स, लेकिन कार्ब्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू फंक्शन, तो आपको खैर आपको आधी रोटी ले लें, ठीक है, और बाकी साथ साथ उसके बाद खैर दिन शुरू हुआ, आप प्रोटीन्स पे आ जाए, लीन प्रोटीन्स ले लें, फिश खा लें, ठीक है, आप चिकन पे रहें, अगर चिकन खैर आजकल तो वो क्या कहते हैं ब्रायलर है, ठीक है, वो मैं रिकमेंड नहीं करता, खालिस कुछ भी नहीं है इस तरह का। पता है हमारी खुद मेरे अब्बा जी कहते हैं कि तुसी भी फार्मी हो, आप ब्रायलर हो तुसी तो ये कि पहली वाली ग़िज़ाएं तो अब नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ चीज़ों को अब जो अच्छी हेल्दी ग़िज़ाएं घर में आप बना हुआ खाना खाएं तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह हम घरों में खाने बनाते हैं, जाहिर सी बात है कि आपकी मुअज़्ज़न ग़िज़ाएं जो हैं आजकल ज़्यादा हम लोग शौक से खाते हैं, सब्जियों का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में, बच्चों का भी वैसे कम है, फलों का इस्तेमाल भी कम है, वैसे फल बहुत महंगे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में, ये बिल्कुल कितनी ताकत देते हैं? मैं चाह रहा था कि इसको कंटिन्यू भी करें, हमारा जो ये क्वेश्चन बच गया था कि जो आइडियल दस्तरखान है अगर हम लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं तो उस दस्तरखान के ये अज्जा होने चाहिए जिसके अंदर यही होल ग्रेन्स जो मैंने पहले रिक्वेस्ट की, और फिश का जो है वो मीट, और चिकन वगैरह स्टीम। अच्छा ये थोड़ा आपकी बात काट रही हूँ, फिश के हवाले से बड़ी दिक्कत है ना कि अच्छा गर्मियों में नहीं खानी चाहिए, सर्दियों में तो बहुत, बेसिकली इसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है गर्मी सर्दी का, लेकिन बहरहाल फिश के बारे में ये है कि एटलीस्ट जो है हफ्ते में 2 दफा लेनी चाहिए, जो हम कार्डिक पेशेंट को एडवाइस करते हैं, लीन मीट कहते हैं हम इसको जी, और उसके अंदर भी हम यही कहते हैं कि ऑयल कम हो, उसमें नमक ज्यादा ना इस्तेमाल किया हो, घर में बनी हो, जैसे अभी आप बात कर रहे थे। इसी तरह दस्तरखान पे यानी अगर हम अफोर्ड कर पा रहे हैं तो एक हमारी ग़िज़ा का यानी फ्रूट्स भी हों, फ्रूट्स खाने से पहले भी ले सकते हैं, जो भी मौसम के हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम अफोर्ड कर पा रहे हैं तो जैसे खुश्क मेवाजात हैं, वो भी एक हमारा आइडियल जो है वो ग़िज़ा का हिस्सा है, उसके अंदर भी ऐसे यानी मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स हैं जो कि इसेंशियल पार्ट हैं। तो आइडियल जो हमारी ग़िज़ा है उसके अंदर होल ग्रेन्स, सब्जियां ऐसी जो बहुत ज़्यादा पकी हुई ना हो, ऑयल कम डला हो उनके अंदर, इसी तरह जो है फिश या चिकन का जो है वो मीट, और सैलेड जो है जिसका बताना मैं भूल गया कि सैलेड जो है वो हमारी ग़िज़ा का लाजमी जो है वो इसेंशियल पार्ट है। अगर हम ये इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये बेसिकली फाइबर है, जिस तरीके से ये बात कर रहे थे कि ये हमारा एब्डोमेन जो है उसको कम करने में भी इसका रोल है, और जो है हमारी डाइट के लिए इवन जो यानी हम लोगों को रिकमेंड करते हैं कि वो सैलेड लाजमी लें, उससे उनका मोटापा कम होता है, उससे इनकी शुगर कंट्रोल रहती है, कोलेस्ट्रोल कम होता है, और उनकी एपिटाइट भी जो है किसी हद तक जो और चीज़ें खानी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। सही। और जीआई सिम्टम होते हैं मरीजों को, बार बार दवाइयाँ खा के शुगर की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और मसाइल है, वो भी इससे बेहतर होता है। तो हमारी आइडियल जो है वो ग़िज़ा यानी दस्तरखान पे जो हमारा जैसे है यहाँ जो एक रूटीन की चीज़ें हैं उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। सही। आप क्या समझते हैं जो हार्ट अटैक होता है उसके पीछे रीज़न हमारा लाइफस्टाइल ही है? यानी इस वक्त अगर हम देखें, अगर हम 2 चीज़ें हैं, एक तो हम कहते हैं फैमिली हिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं सादा ज़बान जी मौरूसी बीमारी,
तो अगर हम उस एस्पेक्ट्स को देखें, मौरूसी बीमारी और आजकल जो है यानी स्ट्रेस जो है, और इसी तरह कुछ और चीजें हैं जो इसके अंदर अपना रोल प्ले कर रही हैं। सबसे जो बड़ी वजह अगर हम देखें तो वो सारा हमारा लाइफस्टाइल है। उसके अंदर ओबेसिटी है, डायबिटीज का होना है, हाइपरटेंशन का, स्मोकिंग है, वॉक का ना करना और अनहेल्दी डाइट है। अच्छा, खवातीन और जो मर्द हजरात हैं, इनमें से सबसे ज्यादा किसकी शरह ज्यादा है, मेल की? अच्छा, बहुत सारे लोग कई खवातीन को हार्ट अटैक जो है उनकी शरह बहुत कम है। बिल्कुल, वो किसी हद तक उनकी बात ठीक है। अगर हम एज अ होल देखें इंटरनेशनली भी और हमारे पाकिस्तान के अंदर भी, तो मेल्स के अंदर ज्यादा इंसिडेंट्स है। फीमेल्स के अंदर जब तक यानी जो उनकी एज है, जो हम कहते हैं चाइल्ड बेयरिंग एज, जब तक वो यानी उनके बच्चे हो रहे होते हैं, उस वक्त तक उनकी कुदरती तौर पे एक प्रोटेक्शन होती है। उस वक्त जो है उनके ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कुदरती तौर पे उनको हार्ट अटैक के खिलाफ प्रोटेक्ट करते हैं। सही। लेकिन सर्टन खवातीन होती हैं फीमेल्स कि जिनके अंदर यानी फैमिली हिस्ट्री होने की वजह से या इस उम्र के अंदर डायबिटीज और ओबीज होने की वजह से और ब्लड प्रेशर के मसले की वजह से उनके अंदर भी चांस होता है। वंस उनको यानी जब उनका जो है ये चाइल्ड बेयरिंग एज खत्म हो जाती है, मेनोपॉज हो जाता है, फिर मेल और फीमेल के अंदर इक्वल इंसिडेंस हो जाता है। अच्छा, सही। चलिए मजीद भी बात करते हैं इस पे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में बहुत सारे मोस्टली ये लोगों के इस हवाले से सवाल भी होगा जहन में कि सबने बहुत ज़्यादा आप खाना पीना आपका कुछ इस तरह का होता है जिसकी वजह से आपको फील होता है कि जी आपको हार्ट में जब पेन फील होता है तो आप यही समझते हैं कोई हार्ट अटैक हो सकता है या कुछ इस तरह। इस हवाले से भी बताइएगा कि किस तरह इससे बचा जा सकता है, ये क्या एहतियात करनी चाहिए, फौरन क्या करना चाहिए? जी, जो बेसिकली जो हार्ट अटैक वाला पेन होता है आमतौर पे मोस्टली लोगों को वो पूरी छाती के अंदर होता है। ठीक है। लोग अपना पूरा हाथ रख रहे होते हैं और वो लोकलाइज नहीं कर पा रहे होते, उसको हम कहते हैं टिपिकल चेस्ट पेन, कि वो डिफ्यूज सा होता है। ठीक है, एक तो ऐसे पेशेंट है जो आके कहते हैं हमें यहाँ हो रहा है, तो वो एक चुभन सी महसूस होती है कि हाँ जी, तो वो जो चुभन सी है वो आम तौर पे जो है ब्रॉडली स्पीकिंग वो हम कहते हैं कि ये कार्डिक पेन नहीं है। ठीक है। वो मस्कुलर हो सकता है, वो जो है यानी जीआई अपसेट, मैदे की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से, चोट लगने की वजह से और वजूहात हो सकती है। सही। लेकिन ये जो होता है दिल का आम तौर पे ये पूरी छाती के अंदर होता है और यानी इस टाइप का होता है जिसको हम कहते हैं कि बोझ सा, हैवीनेस जो है पेशेंट बता रहे हैं, ये हार्ट अटैक का कि जी बोझ है। और आम तौर पे इसके साथ लोगों को पसीना आ रहा होता है, दिल की धड़कन तेज हो रही होती है, बाज लोगों के अंदर चक्कर वगैरह भी आ रहे होते हैं। और इसकी खास अलामत है कि जब आप एक दो कदम चलते हैं तो उससे बढ़ता है, आप बैठते हैं तो ये आराम आ जाता है। और एक गोली होती है एनजीसिड वाली, यानी वो मिल भी जाती है अक्सर मेडिकल स्टोर से। अगर उसकी आप आधी गोली जुबान के नीचे रखें और विद इन सेकेंड जो है ये पेन सेटल हो जाए तो इसका मतलब है ये उसी की वजह से। और अगर वो गोली रखने से आराम नहीं आ रहा तो इसका मतलब है ये दिल का नहीं है, किसी और वजह से। अच्छा, ठीक। तो फिर कुछ और चीजें हैं कि अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है और आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आप इसको बहुत ज्यादा यानी इसको वेटेज दें। और अगर ऐसी चीजें नहीं है और आप हेल्दी हैं, आप वॉक कर रहे हैं, सारा कुछ है और एक जगह हो रहा है, पसीना भी नहीं आ रहा, तो आमतौर पे चांसेस ये हैं कि वो कार्डियक नहीं है। अच्छा, सम टाइम होता है किसी को हार्ट अटैक होता है और उसे आइडिया नहीं होता। अच्छा, अगर उसका दूसरा अटैक होता है तो देन जाके आपको डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो तब आपको पता चलता है कि जी पहले भी एक अटैक जो है वो हो चुका हुआ है जिसमें हम माइनर था, जिसमें आपको नहीं एहसास हुआ। जी जी। तो इस हवाले से बिल्कुल ये भी एक बहुत वो है आपकी बात के। अभी हमारे यानी निश्तर के हमारे एक एम्प्लॉइज थे तो उनको, हालांकि वो वहाँ रहते हैं, सारा कुछ है, पुराने हैं, तो उनको इसी तरह चेस्ट पेन हुआ तो वो खुद समझते रहे कि मुझे मस्कुलर पेन है। 4-5 दिन बाद जब दोबारा आए तो हमने कहा भाई आपको तो 5 दिन पहले ही हुआ हुआ। तो कुछ इसी चीज के अंदर यानी ऐसी तब्दीलियां आ जाती हैं और टेस्ट के अंदर जो ये आपको बता रहे होते हैं कि आपको पहले भी दिल का मसला है और अब ये दोबारा है। तो अक्सर कुदरती तौर पे जो दिल का दर्द होता है उसकी एक अपने फीचर्स हैं कि वो होता है कुछ देर के लिए और अगर आप दवाई ना भी लें तो वो कुछ आराम आ जाता है, फिर होता है, फिर आराम आ जाता है। और रूटीन में ये होता है कि अगर किसी को पेन हुआ है और वो बहुत सीरियस अटैक नहीं है तो वो डाइक्लोरान ले ले, वो पैनाडोल ले लेगा, वो लोकल कुछ भी लेगा, आराम, वो समझेंगे मुझे इससे आराम है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो डिस्प्रिन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, क्या ये दुरुस्त है? जी जी, ये आपने बहुत अच्छी, हार्ट के हवाले से। हाँ जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है कि लोग बगैर यानी मशवरे के बगैर उसके डिस्प्रिन कहते हैं जी हम गिजा खाना भी बाहर का खा रहे हैं हम और परहेज भी नहीं कर रहे, बस जी हम डिस्प्रिन खा रहे हैं तो हम जो है हमें मसला नहीं है। तो जो लेटेस्ट जो इस वक्त ट्रायल्स हुए हैं इंटरनेशनली जो है बहुत बड़े बड़े ट्रायल्स हुए हैं, असेंट ट्रायल के नाम से, अराइव के नाम से और काफी ज्यादा,
उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया है कि ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर दिल के अटैक होने की बहुत ज़्यादा यानी चांसेस नहीं है और वो बग़ैर यानी मशवरे के और बग़ैर वजह के अगर डिस्प्रिन ले रहे हैं तो उनके अंदर डिस्प्रिन फ़ायदा पहुंचाने की बजाय बल्कि उनके अंदर नुकसान है। तो इसलिए डिस्प्रिन को अपने तौर पे लेना और कभी कभी लेना और इस तरह लेना उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। ठीक है। हमेशा मुस्तनद डॉक्टर से मशवरे के बाद जो है आप ले सकते हैं, फिर फायदा। हमारे यहाँ ये ना, अच्छा एक को कुछ हुआ है, उसने अपनी वो जो उठाई ना दवाइयाँ डॉक्टर ने लिखी नहीं, वो उठाई और उसने कहा यार एक खा लो ठीक हो जाओगे। तो हमारे ये भी है ना, बिल्कुल वो नीम हकीम, हाँ जी, खतरा जान और नीम मुल्ला खतरा ईमान, कि जो हम खुद मसला पूछते हैं वो दूसरों को बता देते हैं। एक पेशेंट है खुद तो वो कहेगा आप भी यही दवाई यही दवाई खा। उसमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको रिक्वेस्ट करें कि हर बंदे की अपनी बीमारी है, बिल्कुल ऐसे वो उसके डॉक्टर ने उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो अपने हिसाब से एडवाइस करनी है। किसी को माइनर अटैक है उसको हम सेम डे पे कहते हैं आप काम शुरू करें, बिल्कुल ऐसे ही है। किसी को ज्यादा है तो हम लाइफ लॉन्ग मना कर देते हैं। एक कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सिद्रा है हम। मैंने बिल्कुल से कंसल्ट करना है कि मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है ना, जब मैं लेटती हूँ तब ज्यादा तेज होती है। हार्ट बीट तेज रहती है जी। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप? आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 25 ईयर। 25। तो आपको शुगर या ब्लड प्रेशर या दिल की तकलीफ पहले से तो नहीं है? बीपी मेरा हाई होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है, और शुगर का प्रॉब्लम नहीं है। चलें, आपके जो वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, उनमें से किसी को दिल की तकलीफ है? जी मेरे फादर को थी, उनकी तो पैसे। अच्छा फादर। तो आपके ये जो आपको कोई कभी आपने ब्लड का टेस्ट करवाया हो, एचबी कम हो, खून की मिकदार कम हो? जी जी। तो आपके अंदर ज्यादा वजह तो यही लग रही है, जब एचबी कम हो, खून की कमी हो, तो उसकी एक बहुत बड़ी अलामत होती है दिल की धड़कन का तेज होना। सही। तो आप अपना वो जी जी, तो जब एचबी कम होती है, खून की कमी होती है, तो उसकी काफ़ी सारी अलामात वो दिल वाली होती हैं, जिनके अंदर धड़कन का बढ़ना, घबराहट का होना जो आप बता रहे हैं। तो आपकी वो जो एचबी कम होने की मुख्तलिफ वजूहात हैं, आप उसकी दवाई लेंगी, जब आपकी एचबी ठीक होगी तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ ठीक होगी। छोटी सी हम अगर आपको दमे का मसला नहीं है, सांस का नहीं है, तो उसमें एक इंडिराल की टैबलेट होती है, हम वो दे देते हैं शुरू में। अच्छा एक दफा इनको चेक भी करवा लेना चाहिए, बेहतर है कि आप अपना चेकअप करवा के और दिन से कोई उस पे इलाज की तरफ हमारे पास आना चाहें तो 1 नंबर वार्ड में आ जाएंगी, ये कार्डियोलॉजी वार्ड है निश्तर में, तो हम इनका वहाँ पे सारा कुछ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा इसके साथ साथ मिक्स मार्शल आर्ट्स के हवाले से यहाँ ट्रेनिंग्स जो हैं उसकी भी बात करूंगी। अगर जो बच्चे इसका हिस्सा बनना चाहते हैं या बच्चियां बनना चाहते हैं, क्या देखते हैं यहाँ, वैसे कितने इंटरेस्टेड हैं लोग? खैर हमारे पास तो जिम में इस वक्त है 20-25 मतलब आते हैं, स्टूडेंट्स हैं, लड़के हैं जो आते हैं, जो एडमिटेड हैं। क्लासेस का टाइम होता है, ठीक है, तो जिन्हें अगर खैर आप मुल्तान की बात कर रही हैं, सदर्न पंजाब की, तो मॉल टाउन में ही जिम है हमारा। आपने मार्शल आर्ट सीखनी है, सेल्फ डिफेंस सीखना है, अगर आपने फाइटिंग को परस्यू करना है इन द नियर फ्यूचर आपने, तो आप हमारी खैर हमें विजिट कर लें, दैट इज़ मच बेटर। और अगर आपने खैर सिर्फ सेल्फ डिफेंस सीखना है एंड फॉर लेडीज़, तो आपका खैर उनका भी डिफरेंट टाइम है। ठीक है, ठीक है। तो ये कितना मतलब आप क्लासेस जो होती हैं ट्रेनिंग में कितना टाइम लग जाता है? क्या मतलब क्लासेस में? अगर जिसने ट्रेनिंग देनी हो उसको कितना टाइम लग जाता है? ट्रेनिंग लेने में देखिए इट डिपेंड्स। आपका कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जो पिक जल्दी कर लेते हैं चीज़ें, ठीक है, लर्न जल्दी कर लेते हैं। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो काफ़ी टाइम लगाते हैं, मतलब जिसने जो चीज़ 2 महीने में सीखने वाली है वो 6 महीने में सीखता है। लेजी भी होते हैं, लेजी होते हैं बिल्कुल। सही। तो खैर वो डिपेंड करता है, बंदे पे डिपेंड करता है। सही है सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे शो का हिस्सा बने। आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूवर्स को? बस हमारा यही मैसेज है लोगों के लिए कि अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, अपने जो है यानी स्ट्रेस से बचें, अपने दिल को जो है यानी साफ सुथरा रखें, दिल का ख्याल रखें, दिल का अपना ख्याल रखें। आप क्या कहना चाहोगे उमर? मैं इसे भी कहना चाहूँगा कि हमारे माशरे में भी ठीक है जो यंग लड़के हैं वो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, वेप पीते हैं, तो व्हाट आई लाइक टू से इज कि गेट आउट ऑफ इट, ठीक है, और अपने आप पर फोकस करें, ठीक है, अपनी एटलीस्ट फिटनेस पर फोकस करें। अगर आप थोड़ा सा हेल्दी लाइफ की तरफ आएंगे ना, आप इवेंचुअली आप लाइफ में भी सक्सीड करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका उमर। इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।